तो अपना जो चैप्टर था, जो चल रहा था कंटिन्यू में, वो था अपना पेंटिंग। पेंटिंग्स को बेसिकली करना क्या है कि कोई भी टॉपिक को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देना है, उसके जितने भी पार्ट है। लेकिन थोड़ा मेरी साइड से फॉल्ट रहा है कि इसे 3 लेक्चर में कंप्लीट किया गया। ये थर्ड लेक्चर उसी सीरीज का है। आज की पेंटिंग लगभग खत्म हो जाएगा। पेंटिंग को जैसे फर्स्ट लेक्चर में बोला गया था कि पेंटिंग को हमने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया था, जिसमें एक है अपनी प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग, जो स्टार्टिंग में जो रॉक पेंटिंग्स थी उन्हें इसके अंदर डाल दिया गया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड वालों को। इसके बाद आती है म्यूरल पेंटिंग, जो वॉल पेंटिंग थी, जो जिसमें म्यूरल पेंटिंग में आपको बोला था अजंता एलोरा की जो केव्स थी, लेपाक्षी टेम्पल वगैरह थी, तो ये इसके अंदर थी। और साउथ इंडिया में तमिलनाडु में सीतन वेसल वगैरह है। तो ये पेंटिंग्स कहाँ पर थी? लेपाक्षी की। अब ये म्यूरल पेंटिंग को आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताया गया है, क्योंकि जब हम इस आर्किटेक्चर वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ये सभी किब्स को एक एक करके स्टडी करना होता है, थोड़ा थोड़ा। तो वहां पर ये कौन कौन सी पेंटिंग है वहां पर एक्चुअली, तो ये सब वहां पर जब देखेंगे तो फिर आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं बचता है कि कौन सी पेंटिंग कहाँ पर क्या है। तो डबल ना पढ़े तो जरूरत नहीं पड़ पाती वहां पर। ठीक है। प्री हिस्टोरिक जो रॉक वाली थी, इसमें क्या बताया था आपको? एक तो भीमबेटका बताया था, दूसरा लाखोदियाल, और 3 साउथ इंडिया की केव थी। तो इस टाइप से फाइव फाइव जो स्पॉट थे वो इसमें बताए गए थे। लेपाक्षी में भी 6-7 बता दिए थे आपको। क्योंकि एक जब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वॉल पेंटिंग कौन सी नहीं है। वॉल का मतलब क्या? दीवार, सरफेस पे। तो वॉल पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग तो वॉल पेंटिंग है ही है। अब आपको पता है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड की जो पेंटिंग्स हैं, ये भी तो वॉल ही है, इन्हें भी तो वॉल पे ही किया जा रहा है। तो जनरली हम दोनों ही पेंटिंग को वॉल पे ही कर लेते हैं, क्योंकि ये मिनिएचर से कैसे डिफरेंट है। मिनिएचर पेंटिंग करते कैसे हैं? जैसे एक ट्राइपॉड होता है जो पेंटर के पास होता है, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा देते हैं, जिस पर ये अपना पेपर लगा करके उस पर पेंट करते हैं। तो ये कोई वॉल नहीं है जिस पर पेंट किया जा रहा है। ये एक अलग ही स्ट्रक्चर है जिस पे पर्टिकुलर पेंटिंग के लिए एक फ्रेम है, जिस पे एक पेपर अटैच किया, पेपर है या अदर कोई मटेरियल है, क्लॉथ का भी पेपर बना हुआ हो सकता है, जिस पे वो पेंटिंग कर रहा है। और यहाँ की जो पेंटिंग है वो बहुत ही छोटी है, शॉर्ट साइज की है, तो ये किस में आ जाती है? मिनिएचर में। पर मिनिएचर को आपको मैंने बताया था, पाल स्कूल मींस एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, मॉडर्न और मॉडर्न आर्ट, इसमें डिवाइड कर दिया, तो उसे 4 पार्ट में कर देते हैं अपन। ठीक है। मींस एंशिएंट में पाल और पाल और ये इसका आ जाता है जैनों का, मीन्स वेस्ट इंडिया का। इसके बाद मिडवल जो इंडिया आ जाता है, मिडवल का क्या आ जाता है उसमें? ये पूरा का पूरा चलता रहता है, मीन्स दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल आ जाते हैं। इसके बाद पहाड़ी और राजस्थानी पेंटिंग आती है और साउथ इंडिया की आ जाती है। फिर इसके बाद मॉडर्न में कंपनी पेंटिंग वगैरह आती है, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में एक बार देख लोगे तो इसमें कोई टिपिकल चीजें नहीं है। उसमें मॉडर्न कुछ पेंटर भी आ जाते हैं अपने। मेन मुद्दा आ जाता है अपना फोक आर्ट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो म्यूरल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग है, इनको हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप की क्लासिकल पेंटिंग है। क्लासिकल मीन्स ये पेंटिंग वो है जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा ने सपोर्ट किया है, फंड उसी ने किया है। ये थोड़ा ज्यादा ही स्टैंडर्डाइज है। इनकी पेंटिंग अगर स्टार्ट करोगे तो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि कल तुम बैठ गए और पेंट करना शुरू करोगे और ये म्यूरल या मिनिएचर में से बन जाएगी। सेकंड थिंग, फॉक। फॉक के लिए ऐसा किसी सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं आपसे अभी बोलूंगा वाली पेंटिंग बना दो, तो आप आराम से एक बार देख लोगे तो हाल ही बना दोगे, गोलो गोलो गोला इस टाइप का। ठीक है। तो कहने का मतलब है मिनिएचर के लिए आपको एक स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट है, एक स्पेसिफिक कलर पेपर सिस्टम की जरूरत है। फोक के लिए कुछ भी जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल एक आम पिक्चर टाइप की होती है। फोक जो आम लोग जना जो ट्राइबल्स हैं उनकी पेंटिंग्स है। ये इनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी यही होती है कि इनके लिए कोई ऐसा रिसोर्सेस नहीं होता है जिसे हम बाहर से इंपोर्ट करना पड़े। सब कुछ हमारा लोकल नेचुरल रिसोर्सेस बेस्ड होती हैं, चाहे वो सरफेस हो, चाहे कलर हो,
या फिर उसका बेसिक व्यू। और ये जो मिनिएचर है इनका किसी से पर्टिकुलर उससे लिंकेज नहीं है, किसी फेयर फेस्टिवल से लिंकेज नहीं है। ये तो वो बैठ के कभी भी करता है, जबकि ये है आम पेंटिंग है, कभी भी की जाती है। कोई चाहे मैरिज सेरेमनी हो या कोई अदर भी फंक्शन हो, होली दिवाली सभी पे कर दी जाती है। जैसे जो हम स्वास्तिक बनाते हैं वो भी तो एक पेंटिंग का ही फॉर्म हो गया। स्वास्तिक कभी भी बना देते हैं। तो ये फोक है, नॉर्मल टाइप की है। जनरली ट्राइबल्स, हम क्यों ट्राइबल आर्ट पढ़ रहे हैं इनमें से, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल है सिविलाइजेशन के पार्ट, इनमें जैसे ही मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा, इनके बहुत सारे जो पार्ट है वो लॉसेस हो जाते हैं। बस जो ट्राइबल्स हैं उनके में वो पार्ट अभी भी बचे हैं, उन पे जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो लॉसेस हुए हैं उनका इफेक्ट थोड़ा कम है। अब अगर बेसिकली बोला जाए तो कितने फोक आर्ट या कितनी फोक पेंटिंग्स हमें पढ़नी है। अगर एक स्टेट में बेसिकली बोला जाए तो वैसे तो बहुत होती है, लेकिन एक मिनिमम भी ले लिया जाए तो लगभग 5 से 10 पेंटिंग होती ही है स्पेसिफिक। अगर एक स्टेट की 5 ले ली जाए और अगर आप इंडिया के 30 स्टेट भी मान लो यूनियन टेरिटरी मिला करके रफली, तो आपका कितना हुआ? ये हो गया 150। अब 150 पेंटिंग्स को आपको पढ़ना आसान काम नहीं है। तो इसका एक ही तरीका होता है, कुछ जो मैन है पेंटिंग्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे जो काफी पॉपुलर है। इसके साथ हम कुछ, तो जैसे ये 15 पेंटिंग्स है ये बेसिक है, इनको हम पढ़ लेंगे। प्लस अगर कोई न्यूज़ में करंट अफेयर में आ रही है, किसी को कोई नई स्टार्ट की है या मीन्स किसी को नया गवर्नमेंट ने कोई स्कीम टेंडर कवर किया है जिससे उसको प्रोटेक्शन दे दिया जाए, या कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नया इनिशिएटिव किया है जो नेशनल लेवल पे न्यूज में आ गई है, तो इस टाइप की जो पेंटिंग्स है उसको हम पकड़ लेंगे। तो इस टाइप से 15 ही हो गया, और हार्डली 2-3 इस टाइप की आ जाती है, तो कुल मिला के अगर इन्हें 5 भी मान लो तो लगभग 20 पेंटिंग हो जाती है अपनी। इतने से अपना काम हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर एक एक करके हम ये पेंटिंग देख लेंगे। तो पहला शुरुआत होती है, क्योंकि आप सभी बिहार से ही हैं तो यहाँ मधुबनी से शुरू करेंगे। आप कोई भी पेंटिंग पढ़ेंगे तो उसकी जनरली अपन को 5-6 थीम में लेके चलना है, जिससे थोड़ा समझने में आसान हो जाए। पहले तो हम ये देख लेंगे कि ये जो मधुबनी है, वैसे मधुबन का मतलब क्या होता है? मधु का मतलब हनी होता है, वन मीन्स फॉरेस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा? जंगल बुक की तरह हनी का फॉरेस्ट। मधुबनी जो है कहाँ, किस रीजन में है? मिथिला रीजन में है। और ये जो नेपाल का जो तराई रीजन, जो ये मिथिला रीजन से लगा हुआ रीजन है, उन दोनों में ही एक पेंटिंग वर्क चल रहा है। मैं फोक आर्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसके लिए कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट नहीं चाहिए कि पेंटर हो जिसके पास 10 साल 10th और 12th पास हो, 2 सर्टिफिकेट, 2 फोटो के साथ और अपनी डिग्री के साथ आ जाए, प्लस उसके साथ 5 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस हो। इस टाइप की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। सीधा है भाई कि जिसके पास टाइम हो, खाली हो, उठा के यहाँ आ जाए। ठीक। तो ये मिथिला रीजन कहा, तो किस रीजन में है? बस आपका एक तो रीजन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ रीजन से पूछ लिए जाते हैं। अब अगर किसी पिक्चर का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो तो हम उस बैकग्राउंड को भी स्टडी कर लेते हैं। जैसे मधुबनी के पीछे ये बोला जाता है कि जब भगवान राम यहाँ शादी करने आए थे, तो उस टाइम पे मिथिला के किंग कौन थे? राजा जनक। तो इन्होंने लोगों से बोला था कि अपनी राजधानी को सजाओ। तो फिर लोगों ने अपने घर के बाहर पूरी पूरी पेंटिंग की, तो ये वहां से ड्राइव हो गई। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, बट इसका इसलिए आपको जरूरत तो है क्योंकि आपका सेम स्टेट से है। एक नॉर्मल अगर इसकी बैकग्राउंड पता है तो हमें उससे हेल्प क्या आ जाती है, इसकी थीम समझने में, कि आखिर ये पिक्चर की थीम क्या होगी। अब क्योंकि यहाँ भगवान राम जनक की स्टोरी से मुद्दा आ गया, सीता माता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पे सीता माता की मैरिज ऑफ लॉर्ड राम एंड सीता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो थीम है वो रिलीजियस थीम है। तो अब रिलीजियस है तो इसका मतलब हम केवल भगवान राम पर नहीं जुड़े रहेंगे, उनके साथ सीता माता है, शंकर जी है, दुर्गा माता है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, जितने भी हैं सभी के सभी आ जाएंगे। तो क्या हम केवल यहाँ, और जब भी होगा तो राधा कृष्ण वाला मुद्दा आ जाएगा। तो हमारे जो एक तो गॉड और गॉडेस हैं वो भी आ जाते हैं।
इसके साथ और क्या आ जाएंगे, हमारे कुछ जो रिलीजन से जुड़े हुए ट्रीज हैं, जैसे कि पीपल है, तुलसी है, तो इस टाइप के पेड़ भी होंगे। अब एक्चुअली जो एनिमल्स है, जैसे कि पक्षी वगैरह है, मोर है, तोता है, ये हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज होती है, स्नैक है। तो जनरली हम पेंटिंग में जब भी करते हैं तो ये भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि हाँ पेंटिंग में क्या क्या होगा। कुछ पेंटिंग में क्या होता है, कुछ जो स्पेशली ट्रैवल्स में भी ऐसे ही होता है कि कहीं ना कहीं भी कोई भी पेंटिंग होगी उसमें कुछ सिंबलाइजेशन होता है। जैसे कि फिश है, अगर आप एक तालाब में 2 फिश छोड़ दो, कुछ ही टाइम में आपको वहां पर बहुत सारी फिश मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके ब्रेन में ये था कि फिश जो है वो गुड लक के लिए, फर्टिलिटी या प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ेगी ना, फिशिंग जो कर रहे हैं। पीकॉक मोर है, वो क्या है, रोमांटिक लव वगैरह को शो कर देता है, क्योंकि वो पंखी फैलाएगा तो थोड़ा अच्छा दिखता है। जो सांप है, अगर कहीं देखो सांप बिठा रखा है आपने अपने गेट के बाहर, अगर वहां पर 2 सांप रख दिए हैं तो घर में कोई एंट्री करेगा नहीं, कोई नहीं करेगा, चोर भी नहीं आएगा। इसका मतलब सांप क्या कर रहा है आपका, एक टाइप से देवी प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको। तो स्नेक है, वो रिप्रेजेंट करता है डिवाइन प्रोटेक्टर्स, एज ए डिवाइन प्रोटेक्टर्स। तो इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं उसमें बेसिकली आप लोग वहीं के हैं तो इन काफी चीजें पहले से ही समझते हैं। तो आपको समझ में आया इनका रीजन क्या है, इनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, और बेसिकली इसकी थीम क्या रहती है। अब मेन इसके बाद हमें देखना होता है कि आखिर ये पेंटिंग मटेरियल, फोर्थ पिलर में, कि ऐसा क्या क्या पेंटिंग मटेरियल है जिसे ये पेंटिंग बनाने में करते हैं। तो जैसा मैंने बोला, ये फोक पेंटिंग है, ये कहीं बाहर से कुछ कंटेंट नहीं मंगाते हैं। भले ही ये ट्राइबल आर्ट हो, आज एशियन पेंट या अंबुजा सीमेंट कुछ भी मिल रहा हो, ऐसा नहीं है कि ये फिर भी बाहर से ऑर्डर करेंगे। वो कल्चरली है तो वो उसे आज भी अपने वही पुराने बेसिक तरीके ही यूज करेंगे। कैसे? जैसे पहला तो आता है अपना सरफेस जिस पे ये करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे तुम्हारा कोई घर है, दीवार है, कुछ भी है, सरफेस कोई भी सरफेस है, स्पेशली घर के जो गेट है, जैसे ये, अगर आपकी फ्रंट वॉल है अगर घर की, ये आपका गेट हो गया, तो गेट के दोनों साइड की जो सरफेस है इस पे हम कर देते हैं। और भी कहीं भी जहां भी खाली मिल जाता है वहां कर लेते हैं। तो सरफेस अपनी कोई भी हो गई। सरफेस को जनरली क्या, जो अपन व्हाइट कलर से, जो कलई बोलते हैं, चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे जब पेंट कर देते हैं तो क्या होता है, वो व्हाइट हो जाता है। तो या तो वो इस टाइप से व्हाइट सरफेस यूज कर सकते हैं चूना पोत के, या आज के टाइम पे हम डिस्टेम्बर की पुताई भी कर देते हैं अगर सरफेस जैसे सीमेंटेड है, प्लास्टर की हुई है। या फिर जो पुराने टाइम पे थे तो वो क्या कर देते थे कि जो गोबर है उसको, गोबर को इसमें जो अपना भूसा है उसे मिला करके एक टाइप से एक प्लास्टर करके एक सरफेस बना देते थे, फिर उसके ऊपर फिर पुताई करेंगे। तो इस टाइप से जो काऊ डंग है वो बेसिकली ने यूज की एज ए बेसिक सरफेस, कहाँ पर, जो भी अपनी वॉल है उस पर बेसिक सरफेस, एक प्लेन सरफेस बनाने की कोशिश की, किससे, काऊ डंग से। अब इसके बाद फिर जो इसमें बनाएंगे पेंटिंग, अब पेंटिंग करने के क्या तरीके हैं वो अपने हैं। नया आदमी है तो वो क्या करेगा, पहले एक बेसिक फ्रेम बना लेगा, जैसे अपने कलई नहीं होता ये, कोल, कोयला जो होता है, जैसे जली हुई लकड़ी है, तो जनरली उससे क्या कर लेगा, एक बेसिक फ्रेम बनाने की कोशिश करेगा, बाद में कलर उसमें भर देगा। और अगर एक्सपर्ट है, जिसे एक्सपीरियंस है, वो सीधा डायरेक्ट बनाना शुरू कर देगा, उसे इतने की बकैती की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रही बात इसमें कलर क्या लेगा, तो कलर बाहर से थोड़ी लेने जाएगा, गांव का आदमी है वो, क्यों खरीदेगा बाहर का, तो क्या करेगा, घर में क्या है, जैसे कि अगर उसे ग्रीन चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, तो कोई भी आसपास के जो पेड़ है उनकी पत्तियां ली, उनको कुचल करके जो पेस्ट सा बना लेगा, वो काम हो गया ग्रीन कलर के लिए। पीला कलर चाहिए तो हल्दी यूज हो गई, सफेद कलर चाहिए तो चूना पत्थर जो होता है, चूना जो होता है उसका काम कर लिया। रेड कलर या हल्का रेड चाहिए तो जो लाल मिट्टी होती है, यानी कि गेवरी जो बोलते हैं, उसको यूज कर लिया। मीन्स इनके जो कलर होंगे वो क्या होंगे, या तो नेचुरल कलर होंगे जो प्लांट या किसी मसाला वगैरह जो घर में होते हैं उनसे ड्राइव करेंगे, या मिट्टी टी सॉइल वगैरह यूज कर लेंगे।
तो जो मटेरियल होगा वो बिल्कुल बेसिक होगा। ये ध्यान रखो, ये इन्हें जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो इनके घर का है, उसके लिए इन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, सब कुछ घर पे ही डिराइव्ड है। अब मुद्दा आता है अपना इसके साइलेंट फीचर के, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो एक तो क्वेश्चन जनरली आता है इसके रीजन पे, कि ये पिक्चर है वो किस रीजन की है। सेकंड है, हर पिक्चर के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसके कैरेक्टर्स क्या है। पहली बात शुरू करते हैं कि पिक्चर जो है इसका जो बॉर्डर है वो डबल लाइन का होता है। मीन्स जैसे ये पिक्चर बनाई, जैसे मैंने ये पिक्चर कुछ ड्रॉ कर दी तो इसको एक एक लाइन बना दी, ये सिंगल बॉर्डर हो गया। फिर मैंने एक और लाइन काढ़ी, इसे डबल बॉर्डर बोला। फिर इसके बाद इसको कुछ मैं या तो फ्लावरिंग कर दूंगा, फूल फूल है जो क्लेम्बर है उनकी डिजाइन बना दूंगा, या कुछ नहीं बन रहा है मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इस टाइप के जियोमेट्रिकल मीन्स लाइन 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 ड्रॉ कर दूंगा या कोई पैटर्न बना दूंगा। तो डबल लाइन इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि यहाँ डबल लाइन बॉर्डर बनाते हैं ये लोग। ठीक है, पिक्चर कोई 3D टाइप की नहीं है, जैसे मिनिएचर में मैंने अपने अकबर का देखा था कि वो एक टाइप से पिक्चर को 3D बनाने का ट्राई कर रहे थे। यहाँ कोई 3D टाइप का किसी भी फॉक आर्ट में कोई 3D टाइप का करने का कोशिश नहीं करते हैं, हर पिक्चर 2D ही होती है। तो यहाँ पर 2D विदाउट शेडिंग वाला एक कॉमन चीज है, हर पिक्चर में मिलेगा। मेन मुद्दा है यहाँ पर अपना डबल लाइन बॉर्डर का। वैसे डबल लाइन बॉर्डर बहुत सारे ट्रैवल आर्ट में मिलता है, बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखो काम चलता रहता है। इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, ये कोई भी स्पेस छोड़ते नहीं है। कहीं भी है, कोई भी स्पेस मिल गया, कुछ नहीं है तो वहां एक चिड़िया बैठा देंगे। तो जैसे इसमें देख लो, इस पेंटिंग में कहीं स्पेस छूटा है नहीं, थोड़ा छूट रहा था ये बाहर, ये बीज ने पकड़ा दिया। यहाँ पर हल्का हल्का स्पेस बच रहा है, अदरवाइज ये इसे स्पेस थोड़ी बोलेंगे, ये तो नहीं तो कुछ बना नहीं सकते थे यहाँ पर। अदरवाइज इन्होंने कहीं पिक्चर में कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं बच रहा तो नहीं यहाँ पर स्पेस निकल रहा था तो इन्होंने यहाँ की जो ब्रांच है उसे टेढ़ी करके नीचे लेके आ गए। मतलब ये स्पेस छूट जाता, उसे कर दिया, मतलब स्पेस कहीं छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कोई स्पेस, हार्डली एनी स्पेस इज लेफ्ट। तो पहली बात इस चीज को याद रखो कि कोई स्पेस ज्यादातर नहीं छोड़ते हैं, डबल लाइन बॉर्डर मिल जाएगा, 2D रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो आईज का बोला, बुलिंग आई, ये कहने का मतलब इस लेडी की आई को देखो। अब ये नॉर्मल कैरेक्टर है, कोई भी ट्रैवल जो आर्ट होता है उनकी जो आईज होगी वो लंबी सी बनाएंगे ऐसे। सो एक्चुअल में यहाँ पर जो साइलेंट फीचर में जो पढ़ा हमने, ये ज्यादातर बहुत सारे ट्रैवल आर्ट में कॉमन सी चीज होती है। इसलिए यूपीएससी टाइप के जो एग्जाम है वो क्वेश्चन तभी पूछेंगे जब किसी पेंटिंग के बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर हो। जैसे मधुबनी का जो एक अकेला जो बेसिक कैरेक्टर है वो ये है कि ये कोई स्पेस नहीं छोड़ते, ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो इस पे यूपीएससी पूछ लेता है। अदरवाइज इनके केवल इसी में काम चला लेते हैं कि कोई पेंटिंग है वो किस रीजन में हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, वो है इसके क्वेश्चन। जैसे यूपीएससी में 2019 का जो प्रीलिम्स है इसमें क्वेश्चन क्या आया था, इसमें इस टाइप का आया था कि गतका क्या है। गतका एक मार्शल आर्ट है, जब मार्शल आर्ट पढ़ोगे तब ये चीजें आ जाएंगे। बस यहाँ पर अपना जो बेसिक मुद्दा था वो था कि मधुबनी पे पूछा था। मधुबनी एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है और यहाँ पर ट्रेडिशन को उसके स्टेट से जोड़ा गया था। तो गतका बेसिकली, जो गतका जो है मार्शल आर्ट है, ये है पंजाबियों का, तो केरला से कोई लेना देना नहीं था इसका। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की, तो ये अपना राइट है। अगर अपना इतना भी बताया कि मधुबनी अपना बिहार वाला है, ये तो राइट है, मतलब ये कंफर्म है कि दूसरा अपना राइट है। तो ये देखो कि दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। पहला अपने को पता है कि गतका है वो तो कहाँ है, पंजाबियों का है, केरल का तो नहीं है, तो पहला गलत है। तो पहला गलत है तो इसे काट दो और इसे काट दो, तो अपना आंसर क्या आ गया, तीसरा। दूसरा और तीसरा। वैसे भी ये जो सिंगी खम्बन है, सिंघी चाम है या सिंधु दर्शन है, ये जम्मू कश्मीर ना बोल के आज के टाइम पे बोलेंगे सिक्किम। ठीक है, उस टाइम पे ये एक ये जम्मू कश्मीर में था, तो ये सिंगी खम्बन है, ये सिक्किम का है। सिक्किम जम्मू कश्मीर में था तो इसलिए तीसरा राइट था।
दूसरा कुछ अदर एग्जाम है, उनका पर्पज केवल ये है क्योंकि ये एग्जाम जो है, जैसे टीचर वाले एग्जाम है या यूजीसी नेट में जो आर्ट एंड कल्चर का जो पेपर होता है, उनका पर्पज ये है क्योंकि ये बेसिक है। उनके जो बेसिक क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी से काफी लिंक होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले कहीं ना कहीं वही लोग होते हैं। तो वहां पर कुछ अच्छे ठीक ठाक से क्वेश्चन है, उन्हें यहाँ पर ले लिया जाए तो एक तो हमें प्रैक्टिस में भी हेल्प हो जाती है और वो सिमिलरिटी चीजें जाती है। जैसे कि मधुबनी, यहाँ पर पूछा गया था कि मधुबनी किस राज्य की लोक कला है। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मधुबनी कहाँ है, हमारा सीधा सा बिहार से था, तो यहाँ अपना ऑप्शन सीधा बिहार मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो कि जैसे मधुबनी चित्रकला है उसको लोक कला के रूप में परिभाषित किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट कोणी, स्पष्ट रेखाएं और आधारभूत रंग होते हैं। ठीक है, देखो पहले भी बोला है कि ये जो ट्राइबल आर्ट या फोक आर्ट जैसे हम बोलते हैं, ये बहुत बेसिक होते हैं। इनके जो कलर है वो बेसिक कलर होते हैं। ये मीन्स बेसिक मीन्स जो नेचुरल से सीधे सीधे ड्राइव कर लेते हैं वो सीधा बेसिक है। वो कोई बहुत मिक्सर नहीं है कि चार पांच कलर मिला करके एक नया कलर ड्राइव किया, एक स्पेसिफिक पैटर्न ड्राइव किया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सीधे डायरेक्ट कलर यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये जो पेंटिंग बनाते हैं वो कोई स्पेसिफिक ह्यूमन शेप वैसे नहीं देंगे। ये अगर इन्हें कोई इंसान बनाना हुआ तो ये इंसान कैसे बना देंगे, ये इस टाइप का ड्राइव कर देते हैं ये लोग। इसके ये दो पैर बना दिए, ये बना दिए गर्दन, ये बन गया ह्यूमन बीइंग है। तो इस टाइप से जो सिंपल है कोण में एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल ट्रायंगल बनना बहुत आसान जाता है, तो इस टाइप से ये ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मधुबनी में भी वही होता है और दूसरों में भी वही करते हैं। क्योंकि दूसरा है, ये तो कथन था। दूसरा था क्योंकि सभी लोक कलाओं में स्पष्ट रेखाएं और आधारभूत रंग होते हैं। तो ये भी सही है, ज्यादातर जितनी भी लोक कलाएं हैं सब में ये बेसिकली यही होता है। तो इसका आंसर क्या है, और दोनों ही राइट है इसका। ठीक है, अब अपना मधुबनी हो गया, तो इसके आगे दूसरे आर्ट पे चलते हैं जो बिहार से रिलेटेड है। वो है मंजूषा आर्ट। मंजूषा अपने ये भागलपुर रीजन के पास है। तो आपने 16 महाजनपद पढ़े होंगे, तो वहां पर आता है अंग बंग। ठीक है, तो अंग जो रीजन है उस रीजन में ये मेनली है ज्यादा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अंगिका आर्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि अंग रीजन में है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्या कब से कैसे स्टार्ट हुई है वो अपना कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं है इससे। तो मैंने पहले बोला कि जो अपना पहला क्वेश्चन आता है वो आता है आपने इसका किस रीजन की है, और दूसरी क्वेश्चन जो आता है वो इसकी किस पे बेसिक आ जाएगा, इसकी कैरेक्टर्स पे। क्योंकि जो थीम होती है, देखो जितनी भी फोक आर्ट है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस थीम सभी की होती है। उस रिलीजियस थीम के साथ साथ टाइम के साथ साथ क्या करने लगेंगे, ये रिलीजियस कैरेक्टर को छोड़ करके कुछ अदर कैरेक्टर भी ले लेंगे जो सोशल इविल्स हैं, उनको भी यूज करने लगे। या जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ तो उनको एज ए एजुकेशन भी यूज करने लगे। तो इस टाइप से अदर कैरेक्टर भी वहाँ इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो इस टाइप से थीम बदलती रहती है, तो थीम पे जनरली नहीं आएंगे, लेकिन एक बेसिक समझते रहेंगे कि क्या क्या करते हैं, तो उससे थोड़ा हमें आसान जाता है। स्पेसिफिकली जब हम मेंस में लिखते हैं तो हमें ये कोई एक ही पूछा जाता है, आपसे सभी तो नहीं पूछा जाएगा। आपसे एक ट्राइबल आर्ट पूछ ली तो उसके बारे में आप कैसे लिखोगे, तो ये सब एक पॉइंट से हमें हेल्प हेल्प होती है कि हम उसे आसानी से लिख सकें। जनरली क्या अंग वाले में है तो ये जूट कॉटन वगैरह का, जूट स्पेसिफिकली जूट का प्रोडक्शन जो बंगाल वाले रीजन में है उसमें काफी ज्यादा है। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसी रीजन में होता है। तो ये जूट है तो जूट के बैग वगैरह जो है और पेपर बॉक्स वगैरह है उन पे यूज कर लेते हैं। बस इनकी पेंटिंग का जो स्पेसिफिक, देखो इन्होंने भी ये जो पिक्चर बनाई वो किसमें बनाया, ट्रायंगल में। क्या किया, ये लोग ट्रायंगल से ड्राइव कर दिया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा ट्रायंगल ही रहा। अब इनकी पेंटिंग का जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो है स्नेक, इसलिए इसकी पेंटिंग को बोलते हैं स्नेक पेंटिंग। तो एक नाम हुआ मंजूषा पेंटिंग, दूसरा हुआ अंगिका आर्ट और तीसरा हुआ स्नेक पेंटिंग।
क्योंकि इनकी पेंटिंग कोई भी हो वो बिना स्नैक के कंप्लीट ही नहीं होती। स्नैक तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। सेकंड है अपनी मंजूषा। अपनी थर्ड पेंटिंग चलते हैं, वो आ जाएगी अपनी पट्टचित्र। देखो पट्टचित्र बोलते हैं उड़ीसा में, और इसी का सिमिलर एक मॉडिफिकेशन जो है उसे बोलते हैं पटुआ। पटुआ कहाँ चलता है? वेस्ट बंगाल में। ये पटुआ और पटचित्र में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। होता क्या है कि एक ही सिमिलर चीज है। अब जैसे आपके यहाँ का जो जो जनरल ट्रेडिशन है सोसाइटी का, जैसे मैरिज फंक्शन है, आपके यहाँ के जो होंगे वही यूपी में होंगे, वही एमपी में होंगे। बस इसमें क्या है, थोड़ा लोकलाइजेशन की वजह से 15-20% का वेरिएशन आ जाता है। सिमिलर ये थिंक है कि यहाँ पर उड़ीसा में जो पटचित्र है वही बिहार में पटुआ हो जाता है। यानी कि कैरेक्टर में थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा, रिमेनिंग थिंग सेम रहेंगे। अब इन्हें पटचित्र पढ़ लेते हैं तो पटुआ को थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। रीजन क्या है? उड़ीसा, जैसा बोला पहला आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ये बोला जाता है कि देखो पटचित्र का पट का मतलब क्या होता है? कोई क्लॉथ या कैनवास, और चित्र का मतलब पिक्चर हो गया। तो इसमें जो पटचित्र है मतलब बड़ा सा पेपर लिया। तो बोला एंशियंट टाइम में क्या किया जाता था कि पहले वॉल पे पेंटिंग की जाती थी, जो अपनी केव्स मीन्स जो म्यूरल पेंटिंग थी उड़ीसा में। तो बोला जो पहले म्यूरल पेंटिंग थी, बाद में जब ट्रेडिशन चेंज हुआ तो वही म्यूरल पेंटिंग जो है उनको हम एक क्लॉथ लिया, कपड़ा लिया, कपड़े को जैसे हमने जो अपनी टर्मरिक होती है, इमली इमली वगैरह के जो पेस्ट जो है उससे पेंट किया, अदर कलर लेके उनसे यूज किया। तो इस टाइप से हमने उन्हें कपड़े पे पॉलिश करके एक टाइप का हमने एक पेंटिंग सरफेस बनाई जिस पे हम पेंट कर सके। इस पे पुराने कपड़े पे अपने यूज कर लिया। अभी ये जो सरफेस बनाई उस पे हम पेंटिंग करना शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इसकी हिस्ट्री बोला जाए तो जो ओल्ड ट्रेडिशन था उड़ीसा में, जो म्यूरल पेंटिंग का जो ट्रेडिशन था, उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आए और इस टाइप के हम पट्ट बना के उस पर चित्र करना शुरू किया। अब मुद्दा अगर इसकी हम थीम की, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये अगर पेंटिंग मटेरियल की बोला जाए तो ये क्या होगा? ये क्लॉथ ही होगा। तो पुराने टाइम पे क्या हुआ करता था? ये क्लॉथ। क्लॉथ क्यों हुआ करता था पुराने टाइम पे? क्योंकि पेपर तो था नहीं। दूसरा, पुराने टाइम पे जो पेपर भी बनते थे वो इतने ऐसे नहीं होते थे कि अगर उनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट किया जाए तो वो बचे रहे, पेपर टूट जाते थे क्योंकि थोड़ा कड़े होते थे वो। जबकि कपड़े को पता है कि कपड़े को तुम संभाल कर रख दो, घड़ी करके रख दो, वो रखा रहेगा। तो कपड़े पे जो पेंटिंग होती है वो खराब नहीं होती, इसलिए कपड़े को यूज करते थे। तो अगर थीम बोला जाए तो इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? म्यूरल आर्ट पे जो उनकी पुरानी ट्रेडिशन थी, कोणार्क भुवनेश्वर वाले रीजन की, पूरी रीजन की, तो उनकी जो थीम होगी वो वही होगी। अपने जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो अपने रिलीजियस कैरेक्टर है, उन्हीं पर रहेंगे। जो रामायण है, महाभारत है, नागार्जुन है वगैरह है, कृष्ण और राधा है वगैरह, इन्हीं पे सभी पे रहेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक जो बेसिक तुम्हें याद रखना है वो है जयदेव। देखो एंशियंट इंडिया में और मिडिवल इंडिया में कुछ संत रहे हैं और हर संत ने एक स्पेसिफिक पार्ट में ही काम किया है, क्योंकि उस टाइम पे एक ट्रेवलिंग एक लिमिट से ज्यादा पॉसिबल नहीं थी और फिर लैंग्वेज के भी इशू थे। तो जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखी, तो जयदेव ने किस रीजन में काम किया? उड़ीसा रीजन में। बस इतना याद रख लो, क्योंकि जब दूसरा बंदा आएगा असम वाले रीजन में तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जयदेव कहाँ है? उड़ीसा रीजन में। तो जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखी, मतलब गोविंद भगवान विष्णु कृष्ण भगवान के ऊपर, तो जो उनकी थीम चली है, उनकी जो रास लीलाएं की जो स्टोरीज हैं, तो उनको यहाँ पर उन्होंने डिपिक्टेड किया। अब मुद्दा क्या आएगा? पेंटिंग मटेरियल। देखो ये फोक पेंटिंग है, तो फोक पेंटिंग में क्या करते थे वो? पहले बनाते थे पटचित्र, पड़ ताड़पत्र, इन्हें बोलते हैं ताड़पत्र चित्र। ताड़पत्र चित्र कहने का मतलब पहले जो मटेरियल था वो क्या है? ताड़ जो प्लांट है उसकी जो ब्रांचेज थी, मीन्स उसकी जो ऊपर से है जो पत्तियां हैं, पत्तियों को निकाल लिया, पत्तियों को प्रोसेस करते थे और काट के एक स्पेसिफिक ट्यूब में, जैसे पांडुलिपि बनाते थे उस टाइप की हमने ले ली। अब एक ताड़पत्र ले लिया, दूसरे को उससे जोड़ लिया, तीसरी को उससे जोड़ लिया, चौथी को उससे जोड़ लिया, तो इस टाइप से एक सरफेस बन गई जिस पे हम पेंटिंग वर्क कर सकते हैं।
इसे हम बोलते थे ताड़पत्र चित्र। बाद में इकट्ठा करके कलेक्ट करके एक बड़ी सी हॉल से इन्हें बांध करके रख लेते थे, तो इस टाइप का काम आ जाता था। बाद में जो मैंने बोला ट्रीटेड कॉटन, बाद में जब कॉटन भी यूज करने लगे तो कॉटन और ये ताड़पत्र एक ही साथ यूज किया जाता था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का इफेक्ट पड़ा कि अब हम पेपर भी यूज करने लगे इसमें, क्योंकि इतना कॉटन कहाँ से ले आ गए। और कॉमर्शियल जब किया जाने लगा तो कपड़ा जो है वो महंगा पड़ जाता है, पेपर थोड़ा सस्ता पड़ता है। अब देखो, पेंटिंग मटेरियल ये सब चीजें ठीक है, लेकिन मैं जितना भी फोकट में बोल रहा हूँ, जब इनमें कॉमर्शियलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं सभी पे यही बोलूंगा कि ये पेंटिंग मटेरियल क्या है, सबके सब नेचुरल थीम है, ये है वो है। बट जब आप इनमें मॉडर्नाइजेशन कर लोगे तो लगभग ऑलमोस्ट सभी पेंटिंग के लिए इतना ग्रीन कलर या येलो कलर कहाँ से लेके आओगे। तो हाँ, कहीं ना कहीं मार्केट से पेंटिंग कलर लेके आके आने लगे और उन्हें करने लगे, तो ये भी एक इशू है इनके सभी पेंटिंग के साथ है, तो ये भी यहाँ पर आएगा। जैसे हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन ने, ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इस आर्ट को लॉस पहुंचाया, ये लास्ट थीम में देखेंगे। वहां पर एक मैथ्स का क्वेश्चन है, उससे लिंक करके देखेंगे इसे। अगर इनके सैलेंट फीचर देखा जाए तो देखो, इसे पहला बेसिकली देख लिया जाए तो ये इनकी बेसिक स्टोरी है। ये जो पेंटिंग है वो बेसिक है। देखो डबल लाइन बॉर्डर यहाँ है, ये भी फ्लावरिंग का कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर जो भी उन्होंने, जिसकी भी उन्हें फोटो बनानी है, जो भी गॉड या गॉडेस है उसकी उन्होंने पिक्चर बनाई यहाँ पर, यहाँ कृष्ण भगवान की बनाई। लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो है स्पेस मिल जाएगा काफी, ये हर स्पेस को बिल्कुल फिलअप करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लावरिंग डेकोरेशन जरूर किया जाएगा, लेकिन हर स्पेस को पूरा फिल किया जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, डबल लाइन बॉर्डर स्पेस पूरी तरह से फिल नहीं करेंगे, जो भी मैंने अपनी डायटी है वो रहेगी। इसके साथ साथ ये उड़ीसा वाले रीजन का एक मुद्दा और है, यहाँ पर मुगल इन्फ्लुएंस अपन को देखने को मिलता है इनकी जो ड्रेस सेंस है उसमें। तो अब कैसे है बोला, पूरा मुगल नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मुगल सेंस है। इसका मतलब है इनकी जो ड्रेस पहनाई जाती होगी उसमें कहीं न कहीं मुगल थोड़ा इन्फ्लुएंस है। वो कैसे, बहुत सारी है, एक बार देखोगे तो समझ में आने लगता है। जैसे ये है, तो ये मुगल नहीं है पूरी, लेकिन थोड़ा बहुत कैरेक्टर किसी में ले लिया, एक दो कैरेक्टर इस टाइप का चलता है। इस साइड बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एक मुद्दा ये है, मिक्सचर ऑफ फोक एंड क्लासिकल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि क्लासिकल देखो, फोक लोकल आर्टिस्ट था और क्लासिकल जो राजाओं ने सपोर्ट किया, तो क्लासिकल तो वही था जो बड़े राजा दे रहे थे, जो म्यूरल पेंटिंग थे, तो म्यूरल पेंटिंग के कैरेक्टर को इन्होंने उठा लिया था, लोकल के साथ मिला करके ये नया आया था। ठीक है, इसके बाद बैकग्राउंड में ये जो भी कर रहे हैं, डेकोरेटेड बॉर्डर फ्रेम, ये वही का मेन मुद्दा क्या है, वो है अपना स्क्रॉल पेंटिंग। तो ये पट या पट चित्र है, इनको स्क्रॉल पेंटिंग भी बोलते हैं। देखो स्क्रॉल पेंटिंग क्या है, ये दोनों जो पेंटिंग है ये स्क्रॉल पेंटिंग नहीं है। पहले समझो ये स्क्रॉल पेंटिंग है क्या। एक हम बड़ी पेंटिंग बनाते हैं तो ये लंबे लंबा सा पट चाहिए होता है। यहाँ पर हमने एक छोटी सी स्टोरी जो है कि एक राजा है, वो किसी लेडी को दान करता है कुछ। एक राजा है जिसने कुछ रानी को गिफ्ट कर दिया, तो उसकी पेंटिंग यहाँ है। इसके बाद रानी वहां से खड़ी होती है और वो अपने अपने कमरे में जाती है, उसकी पेंटिंग यहाँ कर दी। फिर वो जो रानी है वो अपनी दासी को गिफ्ट कर देती है, उसकी पेंटिंग यहाँ कर दी। फिर दासी महल से बाहर निकलती है, उसकी पेंटिंग यहाँ कर दी। फिर वो दासी एक तालाब में उसको फेंक देती है, उसकी मीन्स यहाँ पर पेंटिंग की एक पूरी सीरीज चलती है। तो ये स्क्रॉल कैसा होता है कि जैसे पेपर स्क्रॉल देखा होगा, ये बड़ा सा अपना पेपर का स्क्रॉल रहता है इस टाइप का, और यहाँ से एक पेपर अपना निकलता रहता है। जितना जरूरत है उतना पेपर यहाँ से निकलते जाओ या घूमता जाए, मीन्स पेपर का एक स्क्रॉल टाइप का है। और यहाँ पर बाद में पेपर को फिर यहाँ पर सर्कुलेट करके लिपटते जाएंगे, तो यहाँ पर एक एक करके एक पिक्चर आती जाएगी इस टाइप। अगर हम इसे इस टाइप को घुमाते जा रहे हैं तो एक एक करके पिक्चर आती जाएगी, तो इस टाइप से पहले एक पिक्चर आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, एक एक करके आएगी, और हम उसको आपको कहानी के थ्रू स्टोरी ड्राइव करते जाएंगे और आप देखते जाओगे। तो इस टाइप से हमारी जो स्क्रॉल पेंटिंग्स हैं वो वर्क करती है। तो ये जो फॉक है, पटचित्र है, वो भी एक स्क्रॉल पेंटिंग है। और वैसे ही जब पटुआ आएगा, किसका, वेस्ट बंगाल का, वो भी स्क्रॉल पेंटिंग ही है।
ठीक है। ये भी एक एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उसी का है कि भाई पटचित्र है वो क्लॉथ पेंटिंग है, फोक है, उड़ीसा रीजन का है, लॉर्ड जगन्नाथ का पुरी रीजन का है। ठीक है। और फिर ये बोला इसकी एविडेंस ऑफ पेंटिंग कहाँ, उदयगिरी और खंडगिरी। तो ये यहाँ की जो रॉक कट है उदयगिरी खंडगिरी, तो वहां पर स्कल्पचर भी जो उड़ीसा का जो है उड़िया कल्चर है, स्पेशली उड़ीसी डांस है और ये जो पेंटिंग है इनके जो म्यूरल पेंटिंग ये उदयगिरी खंडगिरी में है और यहीं पे इनके स्कल्पचर भी है। तो ये क्लासिकल वहीं से ड्राइव किए हैं, तो ये भी उसमें मिल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक कैरेक्टर आपको क्या मिला कि इसमें फोक आर्ट का जो क्लासिकल आर्ट है उसके भी कैरेक्टर है जिसमें पटचित्र में। दूसरा मुद्दा इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुगल इन्फ्लुएंस है। ठीक है। और उड़ीसा रीजन में है। फिर क्या याद रहा है, स्क्रॉल पेंटिंग है। ठीक है। जैसे कि इसमें सपोज कर लो ये कि भाई ये गणेश जी यहाँ पर जा रहे थे, यहाँ पर बाद में कि शंकर जी गणेश जी की लड़ाई हुई, यहाँ पर कुछ और हुआ। ये चीज तीनों पिक्चरें एक्चुअली एक दूसरे पे मर्ज होती हैं, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है कि एक ही कैरेक्टर तीन तीन चार चार जगह छपा होता है लेकिन वो एक रिदम में होते हैं। ओके। तो अभी हम पढ़ चुके थे पटचित्र। फिर मैंने बोला दूसरा क्या हुआ, पटुआ। पटुआ कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। ये भी सेम है, जैसा पटचित्र है वैसे ही पटुआ है, इनमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बस नाम का स्टेट वाला का डिफरेंस है। इन्हें क्या बोलते हैं, स्क्रॉल पेंटिंग। ये देखो स्क्रॉल पेंटिंग में क्या है, ये जो वो मैंने भी एक स्टोरी नरेट कर रही है। इसमें क्या है कि यहाँ पर ये फोल्ड कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है, तो ये बहुत मोटा बंच दिख रहा है, ये थोड़ा हल्का है, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ से इसे निकालते जाएंगे। एक एक स्लाइड दिखाई स्टोरी को, उसकी जो स्लाइड की जो स्टोरी है उसे दिखाया है, इसके बाद फोल्ड करके इस पिक्चर को ऊपर लेके गई और नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी और वो स्टोरी धीरे धीरे करके अपनी आगे बढ़ती जाएगी। तो इस टाइप से बोल सकते हो कि जैसे हमारे पुरानी दादी नानी की कहानियां होती थी, उसमें क्या होता, केवल कहानियां होती थी, उसमें जो सामने सुनने वाले जो श्रोता है उनको पूरा 100% विजुलाइज करना पड़ता था, कल्पना करनी पड़ती थी। ये उसका थोड़ा नेक्स्ट फॉर्म है जिसमें उसे उतना ज़्यादा विजुलाइज नहीं करना है। उसके विजुलाइज के लिए उसे एक टाइप से ऑडियो तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है, विजुअल के लिए पिक्चर फॉर्म में ऐसे यूज किया जा रहा है। तो एक थोड़ा ऑडियो विजुअल टाइप का प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की जा रही है। अब इसका स्टोरी ये है कि कोलकाता तो पहले था नहीं, बाद में जब ब्रिटिश ने कोलकाता को जब मैन हब बनाया तो उसके जो अदर रीजन थे, खासकर जो मिदनापुर है, 24 परगना वगैरह है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वगैरह के रीजन के हैं, ये लोग आकर के कलकत्ता में बस गए। तो अब ये अपने आप को क्या बोलते थे, चित्रकार, क्योंकि ये क्या करते थे, चित्रकारी। स्पेसिफिकली आपने जब वो से पढ़ा है कि जब कंपनी का रूल स्टार्ट होता है इस बंगाल रीजन में, तो उस टाइम पे बंगाल में क्या आया था, बिहार, उड़ीसा और ये बंगाल वाला रीजन। तो क्योंकि उड़ीसा उस टाइम पे भी लिंक हो गया था, तो पटचित्र और पटुआ से आसानी से लिंक समझ सकते हो। अब मुद्दा आता है इनकी थीम क्या होती है। देखो ये थोड़े यहाँ पर कम्युनिस्ट वाले विचारधारा भी मान लो या कोई भी मान लो, इनके रिलीजियस थीम कभी रही होगी, लेकिन अब वो थीम नहीं बची वहां पर। ये थोड़े ज्यादा ही मीन्स कम्युनिस्ट जो इफेक्ट है उसका इफेक्ट है। दूसरा इन पे क्या है, ये बंगाल वो रीजन था जहाँ मुस्लिम रूल काफी डोमिनेंट रहा, उसका इफेक्ट ये पड़ा है कि ये आर्ट में, क्योंकि आर्ट कॉमन है, वो लोग ये हिंदू ही थे या जो भी जैन बुद्धिस्ट जो भी थे, बाद में बाय फोर्स वो कन्वर्ट भले ही हो गए, लेकिन ट्रेडिशन तो नहीं भूलेंगे, ट्रेडिशन नहीं छोड़ते हैं जल्दी। तो पेंटिंग वो भी वही बना रहा है। बस ये है कि अब क्योंकि उन्होंने रिलीजन चेंज कर लिया, कोर्स चेंज किया है, तो उनने जो कैरेक्टर है उसे स्टोरी के चेंज कर दिया। अब वो रिलीजियस से जो नॉर्मल है, जैसे मैरिज फंक्शन को शो कर रहा है, कोई कहानी है उसको शो कर देंगे। तो इस टाइप पे यहाँ पर बाद में तुम्हें पता पड़ेगा कि मंगल काव्य के नाम से लिखा है, मतलब जो लोकगीत टाइप के जो हम बोलते हैं लोकगीत, उस टाइप की जो स्टोरी है मंगल काव्य, जो शादी वगैरह के टाइम पे या मैरिज है या बच्चा कोई बर्थ है, न्यू बॉर्न है, उसके टाइम पे जो गाए जाते हैं, तो उनके टाइम पे जो गाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं। तो उनकी स्टोरी यहाँ होती है। इसका सबसे ज्यादा एक मुद्दा क्या हुआ जब यहाँ पर रेनेसां जो अपने है, एक रिफॉर्म जो शुरू हुआ, जो रिलीजियस रिफॉर्म चले, अपने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म चले, जो
लगभग 1830 के आसपास 1823 के बाद जो स्टार्ट हुआ ब्रह्म समाज, फैराल समाज। तो इन लोगों ने क्या किया कि स्टोरी को टेलिंग करने के लिए, उसकी इविल प्रैक्टिस को बताने के लिए, समाज में क्या बुराई है उनको कैसे दूर किया जाए, इन चीजों को बताने के लिए इस टाइप के जो फोक आर्ट है उन्हें बहुत अच्छी तरह से यूज किया। तो सोशल इविल्स हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में, ये फ्रीडम स्ट्रगल में क्या करते थे, रात में आए और पेंटिंग में स्टोरी कहीं की बता रहे हैं। अंग्रेजों को लग रहा है कि नॉर्मल चीज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो स्टोरी कहीं और की है, लेकिन नरेट क्या कर रहा है वो बिल्कुल अलग ही स्टोरी नरेट की जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है पेंटिंग मटेरियल। पेंटिंग मटेरियल क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें जो अपने पास है वही यूज होंगी यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर पटुआ चित्र कहाँ से संबंध है तो अपन को समझ में आ गया कि ये वेस्ट बंगाल से है। तो वेस्ट बंगाल का एक ही रीजन है, कालीघाट वाला रीजन है, उससे रिलेटेड ये होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी आएगी कालीघाट पेंटिंग। किस रीजन में होगी, वेस्ट बंगाल रीजन में। इनकी स्टोरी क्या है, आपको पता है कि जैसे ही वेस्ट बंगाल है, हिस्टोरिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आज के टाइम पे जैसे रूरल माइग्रेशन हो रहा है टाउन की साइड, वैसे पहले भी होता था। तो आसपास के जो लोग थे वो माइग्रेट करके कहाँ गए, वेस्ट बंगाल में जो अपना कलकत्ता है उसके आसपास बस गए, सेटल हो गए। लेकिन आपको पता है क्योंकि गांव के लोग थे तो कहीं ना कहीं रिलीजियस तो थी। अब ब्रिटिश ने जो अपनी रिवर थी हुगली, उसके पास जो बनाया उन्होंने ये सपोज बना लिया टाउन। इसमें एक तरफ हुगली में जैसे अपना जो विवेकानंद के जो सेंटर वगैरह है, उनके जो गुरुजी थे उनका है यहाँ पर सेंटर। तो जो काली माता का मंदिर था तो एक साइड वो मंदिर है, तो लोग क्या है उसके आसपास रीजन में ही बस गए। क्यों, क्योंकि लोग ये मंदिर बहुत फेमस था तो लोग मंदिर के दर्शन करने आते थे। जब मंदिर के पास तुमने देखा होगा जाते तो आसपास शॉप लगी रहती है। तो जो काली घाट जो माता जी है, मतलब टेम्पल जो है, तो आसपास लोग आए तो ये पेंटिंग वहां पर एक टाइप से फेमस हो गई। क्यों, क्योंकि वो मार्केट मिल गया वहां लोकल में। तो ये रही अपनी काली घाट पेंटिंग, ये एक बेसिक स्टोरी। थीम क्या है ये, इसे थोड़ा देख लेना है क्योंकि ये काली घाट से जुड़ा नहीं है, ये पिछली स्लाइड का शायद कॉपी आ रखा है। ठीक है। बट बेसिकली बेसिक जो चीजें हैं इन्हें, कि हमने ये फ्रीडम स्ट्रगल और सोशल इविल को तो यूज किया, लेकिन अपनी जो बेसिक थीम अगर बोला जाए, क्योंकि ये मंदिर से कहीं ना कहीं जुड़ी थी, तो हमारे यहाँ जो थीम है वो है रिलीजियस। रिलीजन में डोमिनेंट थीम है। जैसे कि यहाँ पर विष्णु का जो अवतार था, नरसिंह अवतार, अब ये अलग है कि घोड़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन वो जो नरसिंह अवतार होते हैं जो उसे महिषासुर को वध करते हैं, तो उस टाइप के नरसिंह। अब वो नरसिंह नर के वो सिंह कैसे दिखते हैं, सिंह लॉयन कैसे दिख रहा है वो भगवान जाने। बट इस टाइप के इन्होंने पेंटिंग जो है वो रिलीजियस स्टार्ट की। तो ये समझ में आ गया होगा कि मेनली ये थी। फिर बाद में इसको, क्योंकि कोई भी पेंटिंग हो, कोई भी म्यूजिक हो या पेंटिंग हो या डांस ड्रामा कुछ भी हो, हर चीज को हमने फ्रीडम स्ट्रगल में उसे यूज करने की कोशिश की, लोगों को एजुकेट करने के लिए, नेशनल एजुकेशन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आ रहा है। पेंटिंग क्या हो गई, ये बोला वाटर कलर, आप ऐसे समझ लीजिए नदी के किनारे था तो वाटर कलर तो बेसिकली आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है पेटकार पेंटिंग। देखो, ये बिहार को निपटा लिया, बगल का वेस्ट बंगाल है, इसकी दो पेंटिंग हो गई, बिहार की दो हो गई, उड़ीसा हो गई। अब यहाँ बीच में बचा है वो है झारखंड। तो झारखंड के ट्राइबल्स जो है उनकी जो पेंटिंग है उसे बोलते हैं हम पेटकार। वैसे समझ लो झारखंड के लोग हैं, होता जाता कुछ नहीं तो भूखे होते हैं तो वो पेट ही पकड़े रहते हैं, तो ये है पेटकार। याद रखने के लिए बोला, किसी को डेरोगेटरी नहीं बोलना। ये करते क्या है, इनकी एक्चुअली थीम क्या है, इनका मुद्दा है, इनकी कोई लोकल डाइटी गॉडेस है, लोकल देवी होती है, जैसे हर जगह होती है। इनकी जो बेसिक थीम ये है कि आखिर आदमी मरने के बाद होता क्या है, उसके बाद जो उसकी, ये तो हमारे यहाँ हमेशा से रिलीजियस का रहा है कि आदमी जो है उसकी बॉडी जो है और सोल जो है, बॉडी और सोल दो अलग चीजें हैं। तो मरने के बाद बॉडी तो यहाँ पर रह गई, लेकिन सोल जो जाती है वो नेक्स्ट वर्ल्ड में किस टाइप से उसके रोल होते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड में वो किस टाइप से मूव करती है, क्या होता है उसके साथ। तो ये सब चीजों को वे गानों के थ्रू या इस टाइप की पेंटिंग के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली ये पेंटिंग एक पेंटिंग में काम नहीं हो सकती, जिससे भी स्क्रॉल पेंटिंग बना देते हैं स्क्रॉल। ठीक है।
और जनरली तो ये समझ में आ गया मेन मुद्दा है पेटकार पेंटिंग किस रीजन की है, वो है झारखंड रीजन की, इसे याद रख लेना है पेटकार को। इसके बाद आगे चलते हैं अपनी, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है अपनी कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी का देखा जाए तो कलम का मतलब क्या होता है, पेन। कारी का मतलब तुम कलम से कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है। मुद्दा क्या है, पहले अपना बेसिक समझते हैं। ये जो अपना साउथ इंडिया है, खासकर अपना आंध्र वाला, तो उड़ीसा हो गया तो अपन आंध्रा में आएंगे। तो इसका जो मछलीपट्टनम वाला रीजन है, श्रीकालाहस्ती वाला रीजन है, ये दो सेंटर है, एक और तीसरा रूपपुर कुछ समथिंग है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 सेंटर है। इन 3 सेंटरों में क्या बनते थे, बड़े से, एक्चुअली ये पहले क्या करते थे कि जैसे मान के चलो एक कॉटन का कपड़ा लिया, ये जैसे कि साड़ी जो होती है, जो लेडीज पहनती है, वो ले ली उन्होंने। अब इस कॉटन के जो कपड़े पे है, वो यहाँ पर कलम से क्या करेंगे, कुछ मार्किंग कर देंगे इस पे, इस टाइप की। जो भी ये डिजाइन बना रहे हैं, सपोज ये घर बना रहे हैं, तो इन्होंने एक डिजाइन काट दी। ये करते डिजाइन किससे बनाते हैं, ये इसके लिए क्या करते हैं कि एक लकड़ी लेते हैं बम्बू की, उस पे यहाँ पर बहुत सारा क्या बांध देते हैं, कॉटन। और कॉटन को एक थ्रेड से अच्छी तरह से बांध देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसको जब ये क्या बन गई इनकी, ये कलम बन गई। तो इससे क्या होता है कि इनने जब कॉटन की जो अपना बॉल होता है, जिसमें इनने इंक घोल के रखी होती है, इसको उल्टा करके इसमें ऐसे, जैसे ये है, इसको इनने इसमें डाल दिया, तो ये इंक पूरा इसमें सोख लिया। बाद में ये क्या करते हैं, जब ये डिजाइन बनाना होता है तो इसे ऐसे हाथ से पकड़ लेते हैं, तो ये कॉटन को धीरे धीरे दबाते जाते हैं, तो यहाँ से इंक निकल के यहाँ पर छूटती जाती है इसमें। तो इस टाइप से यहाँ इंक पेन की तरह काम करता है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फिर कलम हो गई। और इससे जो कलमकारी जो करते हैं, यहाँ पर पेंटिंग वगैरह जो ड्रॉ करते हैं, तो इस टाइप से ये ड्राइंग करते रहते हैं, इसमें बहुत सारे ड्राइंग करते हैं। तो जो कलर है वो नेचुरल कलर थे, प्लांट वेजिटेबल हम मसालों से है, नेचुरल से, पेड़ पौधे से उन्हें ड्राइव किए थे। यहाँ पर दो तीन जो कपड़ा है, कपड़ों को उन्होंने पेंटिंग की। बाद में उन कपड़ों को सुखाते थे, सुखाने के बाद फिर उन्हें वहां पे एक फ्रिज रिवर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमेशा साफ पानी चाहिए होता है कलर को धुलने के लिए, जिससे जो एक्सेस कलर है वो पास आउट हो जाए। तो बाद में उसके थ्रू ये उस कलर को वॉश आउट कर देते थे। तो इस टाइप से जो कपड़ों पे इन्होंने पेंटिंग की, उसको क्या बोला गया, कलमकारी। तो इस टाइप से जो एम्ब्रॉयडरी है, जो कपड़ा इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके दो तीन बहुत सेंटर डेवलप हुए। वो है श्रीकालाहस्ती, मछलीपट्टनम, श्रीकालाहस्ती, और एक और है रूपपुर समथिंग। अब क्योंकि ये इनकी जो पेंटिंग है वो पूरी की पूरी हिंदू माइथोलॉजी, महाभारत, रामायण, इन्हीं स्टोरी के आसपास घूमती रही। अब आपको पता है कि यहाँ पर आंध्र अभी बना, ये तेलंगाना से जुड़ा था, और तेलंगाना में कौन आया, नवाबों का रूल। तो नवाब कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, इसमें अपनी सेकुलरिज्म घुसड़ना शुरू की। तो इन्होंने इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो माइथोलॉजी से हटा के फोर्स किया, और माइथोलॉजी से होकर के जो नॉर्मल कैरेक्टर है, सोशल लाइफ के कैरेक्टर है, उनको लेना शुरू किया। बट हुआ क्या कि जैसे कितना भी नवाब करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर तो बचे रहेंगे ना, कितना भी हो जाए, लेकिन वो लोग आम में करेंगे ही। फिर इसके बाद जैसे ही नवाब कमजोर हुए, ये इंडस्ट्री फिर से खड़ी हुई उसी पुरानी स्टोरी पे, क्योंकि इसका बेसिक जो लोग हैं, मार्केट है, वो 80 से 90% तो लोग खरीदने वाले वही है। तो फिर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री उसी के आसपास आई। अब मैंने ये मुद्दा रहा पेंटिंग मटेरियल क्या होगा, तो इसके ऊपर मैं जैसे बता चुका हूँ कि पेंटिंग में क्या होगा, एक नीचे बेसिक क्या है, कॉटन क्लॉथ है। इसके अलावा पेंटिंग के लिए जो कलर थे वो सब के सब नेचुरल टाइप थे, मसालों से, हल्दी वगैरह है, अपने काली मिर्च है, इनसे उनसे, इस टाइप से नेचुरल जो है इनको, इनसे ड्राइव करते थे। कैसे किया कि जैसे पीला कलर का पेस्ट बनाना है, तो उन्होंने हल्दी को पाउडर लिया, पानी में घोल करके हल्दी को, उसे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट घोल करके लगाने, उसे बॉयल करते थे, उसमें और भी मसाले डाल करके वो पक्का कलर बनाते थे उसका। ठीक है, इस टाइप की जो है, क्योंकि ये वेजिटेबल से ट्रीटेड है, नेचुरल कलर से ट्रीटेड है, तो इनके कपड़ों के साथ अच्छी ये बात है कि ये कैंसर जैसी चीजें कॉजेज नहीं करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल जो कलर है जिनसे हमारे कपड़े बने होते हैं, ये स्किन कैंसर की बहुत कॉजेज है, रीजन भी है इनसे। जबकि हमारे नेचुरल कलर ऐसा कभी कुछ नहीं करते।
तो इस वजह से कलमकारी की पेंटिंग की काफ़ी डिमांड भी है। फिर अब जैसे कि ये उसी की कलमकारी की है, ये पेंटिंग बड़ी है। अब ये साड़ी वगैरह पे जो कपड़ों पे आपको बताया मैंने, ये वहीं तक शामिल नहीं होते हैं। इसकी बड़ी-बड़ी पोस्टर भी पेंटिंग भी बनते हैं। जैसे मैं घर पे दीवार पे पोस्टर चिपकाना चाहता हूँ उस पे। मॉडर्नाइज़ेशन का ये इफ़ेक्ट पड़ा कि आजकल हम जैसे लकड़ी है, ग्लास है, इन पे भी करने लगे हैं। तो यहाँ पर बेसिक जो सेंटर है वो श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टनम ही है। ओके। अब 2015 में कलमकारी पे क्वेश्चन आया था। बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन कि कलमकारी पेंटिंग के बारे में क्या है। तो इन्होंने बोला ये हैंड पेंट है कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। तो ठीक है भाई, ये बात इसमें गलत तो नहीं है। साउथ इंडिया की है और हैंड पेंटिंग है, मैंने जैसे बोला हैंड से पेंटिंग कर देते हैं वो, और कॉटन टेक्सटाइल पे यूज करते हैं। दूसरा है हैंडमेड ड्राइंग ऑन बम्बू हैंडीक्राफ्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो एक तो नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, दूसरा ये बोला है कि बम्बू पे है। तो बम्बू बम्बू पे थोड़ी बम्बू हैंडीक्राफ्ट थोड़ी कि बम्बू पे थोड़ी बना रहे हैं। तीसरा है ब्लॉक पेंटिंग। ब्लॉक पेंटिंग क्या होता है इसे आगे जाके पढ़ोगे जब राजस्थान में आएगा। ब्लॉक पेंटिंग किस पे बोला कि वुडन जो क्लॉथ है, वूलन क्लॉथ जो है उन पे करते हैं वेस्टर्न हिमालय रीजन को। तो अपना रीजन ही मिल गया साउथ इंडिया का, तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही यहाँ पर अपना आंसर निकल आया था। ठीक है। फिर यहाँ पर बोला हैंड पेंटेड ड्राइंग सिल्क क्लॉथ इन नॉर्थ वेस्ट। तो सीधी सी बात है कि टेक्सटाइल टेक्सटाइल, तो अपना ये आंसर सीधा था। फिर यहाँ पर है कलमकारी कहाँ की लोक कला है। तो यहाँ पर अपना आंध्र प्रदेश है। एक आया था निम्न कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। मतलब कहाँ पर है जो कलमकारी बहुत फेमस नहीं है। तो देखो कलमकारी का अगर टाइप बोल दिया जाए तो जो सेंटर है उनके हिसाब से है, क्योंकि ये सेंटर जो है उनमें थोड़ा डिफरेंस है। तो उनकी अपनी अपनी जो फैमिली थी उनने अपनी आर्ट डेवलप की, अपने कलर चॉइस डेवलप की, तो इससे उनके थोड़े वेरिएशन आ गए। जैसे यहाँ पर मछलीपट्टनम, श्रीकलाहस्ती और ये है करूप, रूप रूप पर है जो थर्ड सेंटर था। ये कांचीपुरम है, ये तो तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु किसके लिए है, ये उसे जो मंदिरों का शहर भी बोलते हैं, और कांचीपुरम की साड़ियाँ होती हैं उनके लिए फेमस है। तो इसका जो आंसर था कि कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा है अपना कांचीपुरम। और तीनों के तीनों ये है, ये इसी के उड़िया के सेंटर पर बैठे हैं। इसके सॉरी उड़िया मीन्स कलमकारी के सेंटर पर बैठे हैं तीनों। अब आते हैं अपने पे नेक्स्ट पे, वो है अपनी वर्ली। वर्ली कहाँ की है? वर्ली एक्चुअली ये वर्ली वाला जो रीजन है वो अभी रिसेंटली न्यूज में फेमस रहा है। अपना क्या है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का ये जो वाला रीजन है, कौन सा? पल घाट, पाल घाट। यहाँ पर अभी 2 सालों की जो मोब लिंचिंग टाइप की एक्टिविटी हुई थी, मतलब मोब लिंचिंग कर दी गई थी इनकी। तो यहाँ पर पाल घाट जो रीजन है ये कौन है? ट्राइबल्स। ठीक है। तो इनकी पाल घाट एक्चुअली इनकी देवी है। इनकी ये वर्ली ट्राइब है। ट्राइब का नाम क्या है? वर्ली। इनकी देवी का नाम है पालघाट। और ये पूरे इस रीजन में बसे हुए हैं वेस्टर्न घाट में। ये जो इधर गुजरात से शुरू होकर पूरा बेसिकली महाराष्ट्र में है। तो एक आजकल के टाइम पे इन्हें कन्वर्जन पे बहुत ज्यादा चल रहा है, ये पूरा पूरा क्रिश्चियनाइज कर रखा है इसे। तो इनकी थीम क्या है? वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पर ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है वर्ली पेंटिंग का कि कैसे मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो इनके साथ खिलवाड़ किया जाता है वो बर्बाद हो जाता है। जब जब इन्हें क्रिश्चियनाइज किया जा रहा है तो इनसे बोला जा रहा है ये क्या तुम खाली पीली के कामों में लगे हो, मॉडर्नाइज करो मॉडर्नाइज करो। तो यही जो आर्ट है जो इनकी पुरानी जनरेशन जानती थी, वही इनकी नई जनरेशन इसे नहीं जान पा रही है। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वर्ली पेंटिंग पे अब ये बच नहीं पा रहा है। वर्ली पेंटिंग पे थ्रेट आ गया कि ये एग्जिस्ट ना हो जाए अगले 10-15 साल में। क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छे आर्टिस्ट ही नहीं मिलेंगे। क्यों? अब यही वाली पेंटिंग को वही क्रिश्चियन मार्केटाइज करेंगे, पैसे वो कमाएंगे, जबकि आर्ट किसका है? इनका है। तो ट्राई ये किया जा रहा है इन्हें रिवाइव किया जाए उनकी। ये ट्राइबल्स क्रिश्चियनाइज कैसे हो रहा है, यानी कि क्रिश्चियन कैसे इशू है वो अपना अलग मुद्दा है, बट मेन मुद्दा है कि उनकी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उन्हें बोला जा रहा है तुम गरीब लोग, भूखे नंगे लोग। तो जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो किसकी वजह से है? वो है इनकी इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमें उनकी इकोनॉमी के जो इशू है उनको दूर करना पड़ेगा। और अगर इकोनॉमी के इशू दूर होगा तो ये जो कन्वर्जन जैसी चीजें चल रही हैं, ये इशू भी दूर हो जाते हैं अपने आप।
तो ये वाली जो पेंटिंग है, इसको बनाने के लिए कौन से कलर है? इनके लोकल कलर है। तो ये जो यूज करेंगे वो भी लोकल है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोकल चीजें हैं वो हेल्प करती हैं इन्हें रिवाइव करने में, इनकी इकोनॉमी रिवाइव करने में। ये नेक्स्ट टाइम जब मेंस का क्वेश्चन आएगा अगली स्लाइड में, लास्ट की टाइम पर, तो ये चीजें वहाँ अपने काम की है वहाँ। मेन मुद्दा कहाँ है? ये वर्ली वेस्टर्न घाट की पिक्चर है। थीम क्या है? ट्रैवल्स की जो बेसिक थीम है, जैसे कि शादी हो रही है, पंडा लगा के शादी की सेरेमनी करता है, क्रॉप कोई हार्वेस्टिंग का कर रहा है, किसी के बर्थ पे हो रहा है, न्यू बॉर्न है, कुछ घर को कोई सोशल गैदरिंग है उसे शो कर रहा है। तो फेयर फेस्टिवल जो भी है वो सबको करते हैं। बट इनकी बेसिक कैरेक्टर क्या है? ये देखो, ये इनकी जो पिक्चर है, ह्यूमन कैसे बनाएंगे? ट्रायंगल से ही बनाएंगे। ये सिंपल सा आर्ट है। किसी को भी कोई ह्यूमन बनाना है, सीधा सिंपल सा है, हर आसानी से बना देते हैं। तो ये ट्रायंगुलर जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है उसमें करते हैं। वाली में ये गोल 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 जरूर बनाते हैं। इनका गोल चक्री बनाने का बहुत अच्छा शौक है निकलिए। तो इस टाइप से जो थीम है वो समझ में आ गया। पालघाट इनकी गॉडेस है, उनकी पूजा करने के लिए बनाते हैं। जो सोशल और जो ट्रैवल रिचुअल्स है, कल्चरल रिचुअल्स है, उनको बनाने करते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिकल शेप वगैरह यूज कर दिया। अब बस बात आती है जब पेंटिंग मटेरियल की, तो ये ट्रैवल्स है। अगर पुराने टाइम के बोला जाए तो ये एशियन पेंट खरीदने नहीं जाएंगे। इनके घर की जो दीवार है वही यूज करेंगे एज ए सरफेस। गोबर का लेप कर देंगे। इसके बाद जो अपना आटा है उसका, ये चावल है, चावल उगता है उस रीजन में, तो चावल के पाउडर का पेस्ट बनाया। इस चावल को जिसे हम माड़ बोलते हैं, जब चावल को बॉईल करते हैं, पकाते हैं, तो जो लास्ट में जो व्हाइट निकल आता है कंटेंट, उसको जब थोड़ा और बॉईल कर देते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो गया मतलब वो पेस्ट बन गया, उसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो ये अपनी हो गई वाली पेंटिंग। कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया। अब इसको कैसे यूज करेंगे या मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा वो आपको बता दिया। तो वाली पेंटिंग जो थी, वो जो नेचुरल कलर थे, अब उनको फोर्स कर रहे हैं। अब ये क्या बना रहा है? तो अब वो अपने जो नेचुरल कलर है उनकी जगह यूज करने लगे। बाहर से कलरिंग जो मटेरियल है उन्हें यूज करने लगे। दूसरा, सरफेस जो वॉल थी उसकी जगह अब वो पेपर वगैरह पे भी बनाने लगे। तो इस टाइप से मॉडर्नाइजेशन ने सरफेस, वो सरफेस जिस पर पेंट बनती थी उसे चेंज किया, कलर जो था उसे चेंज किया। और आर्ट में इधर उधर की आर्ट फॉर्म के भी इन्फ्लुएंस होने के, जो मॉडर्न आर्ट है, क्लासिकल आर्ट है, उनके भी करेक्टर यहाँ घुसने की टेंशन बढ़ गई। इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट है कि अब इसके बनाने के जो आर्टिस्ट है उनकी कमी पड़ने लगी। ठीक है। इसी के टाइम की एक पेंटिंग और है, वो है सौरा पेंटिंग। ये है उड़ीसा रीजन की। तो वर्ली पेंटिंग और सौरा पेंटिंग, इनमें कैरेक्टर, ये दोनों ही ट्रैवल पेंटिंग है। दोनों के कैरेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। तो इनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। और सौरा पेंटिंग वाले जो हैं, उनकी पेंटिंग को वर्ली के नाम से बेच दिया जाता था, क्योंकि वर्ली बोला मुंबई के पास है। तो इनमें थोड़ा मैंने जैसे अभी बोला मॉडर्नाइजेशन हो रखा है, जबकि सौरा तो बिल्कुल एक्चुअल में ट्राइबल है, उड़ीसा वाले रीजन का। तो ये वर्ली वाले जो रीजन के हैं, इनकी जब खुद की पेंटिंग नहीं बिक रही, तो ये सौरा वालों की, मतलब खुद की पेंटिंग को सौरा बोल करके बेच दिया जाता था, क्योंकि सौरा की थोड़ी मार्केट वैल्यू ज्यादा सही है। तो सौरा वाले भी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम रिवाइव करें, कैसे क्लॉथ के ऊपर करके हम उसको मार्केटाइज करें, जिससे ट्राइबल की इकोनॉमी बूस्ट अप हो। और एक बात समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी पेंटिंग्स हैं, अगर इन्हें नेचुरल फॉर्म में मान लिया जाए, जो इनकी ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें इन्हें कहीं कलर बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के जो नेचर है, जो लोकल रिसोर्सेज है, वहीं से इनने अपने नेचुरल जो कलर्स है उन्हें वहीं से ड्राइव किया है। अब जैसे कि यहाँ पर आया वारली चित्रकला किस प्रदेश से संबंधित है, तो आप समझ सकते हो कि एक सीधा सीधा महाराष्ट्र आ गया। यहाँ पर गुजरात नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों हो तभी आप गुजरात को भी लगाएंगे, अदरवाइज ये बेसिकली मुंबई का जो पालघाट रीजन है वही है इसका सेंटर। इसके बाद एक पेंटिंग आती है थंका। इसको ध्यान से समझते हैं, थंका क्या है? ये थंका जो है, ये भी स्क्रॉल पेंटिंग। जो बुद्धिस्ट है वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा पेपर लेते हैं। ये पूरा का पूरा एक घर है एक्चुअली इनकी, क्योंकि ये इनके घर इस टाइप से होते हैं ना, सरफेस जैसे हिली रीजन में सरफेस ये है, उसको जो घर है उसको सपोर्ट करने के लिए एक्चुअली बैकग्राउंड में देर बना रखा है, नींव बना रखी थी। तो इसे देख सकते हो कि इनने कितनी बड़ी पेंटिंग बनाई है। तो ये जो बड़ी पेंटिंग है ये कॉटन पे बनाई जाती है।
पर्पज क्या होता है? देखो, अपने जो बड़े-बड़े रिलीजियस प्लेस है, चाहे अपने मंदिर हो या जैन बुद्ध के मंदिर हो, इनके लिए क्या होता है कि मंदिर में एक साइड पे अपने जो गॉड हैं, इनकी जो भी भगवान मानते हैं, उनकी मूर्ति लगा दी। इसके अलावा पूरी बकाए की दीवार बचती है, उन पे क्या किया जाए? ध्यान रखो ऐसा क्रिश्चियनिटी में भी है, वेस्टर्न की जो चर्चेज है उनमें भी उन्होंने पेंटिंग की कर रखी है चर्चों में। वैसे ही यहाँ पर है कि हम क्या करें मंदिरों की दीवार पे ऐसे ही प्लेन छोड़ दें। तो प्लेन ना छोड़ करके ये क्या करते हैं कि क्योंकि ये जो तिब्बती है यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, तो मंदिर की वॉल पे सीधा न करके एक काम करो, वहां पर कॉटन के कपड़े पे करके चल दो। तो एक तो क्या कॉटन को आसानी से बदला जा सकता है, अगर खराब हो जाए बाई चांस एक्सचेंज इधर उधर रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरा क्या है इसके साथ कि मतलब पिक्चर को भी चेंज किया जा सकेगा। दूसरा अगर कॉटन रहेगा तो दीवार से डायरेक्ट सर्दी का कांटेक्ट नहीं आएगा, इस टाइप से वो दीवार से बच जाएंगे। और पेंटिंग दीवार पे जो होती है उस कंपेयर में ये ज्यादा बची रहती है। तो यहाँ पर भी वही किया जाए कि बड़ा सा कपड़ा का लेते हैं और उस पे हम भगवान बौद्ध की और उनकी जो रिलेटेड जो जातक स्टोरी है और जो अदर लोग हैं उनकी भी पेंटिंग यहाँ पर बनाई जाती है। खासकर जो रील ऑफ लाइफ है उनके जैसे जीवन का चक्र कैसे चलता है उन सब चीजों को यहाँ पर पेंटेड किया जाता है। तो यहाँ पर भी स्क्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी पूरी की पूरी स्टोरी नरेट की जाती है। जैसे ये एक पेंटिंग अगर इतनी बनाई तो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ ये कराई तो वहाँ पर स्टोरी एक नरेट कर दी उन्होंने, तो हम फिर उसे बोल देते हैं स्क्रॉल पेंटिंग है। ठीक। यहाँ पर जनरली सिल्क है क्योंकि ये सिल्क रूट से कनेक्टेड है, पास में पड़ जाता था क्योंकि तिब्बत वगैरह है। और नेचुरल कलर यूज करेंगे, सीधी सी बात है, सभी नेचुरल कलर ही यूज कर रहा है। अब यहाँ पर देखो कि ये किस रीजन में है, ये जो तिब्बती कल्चर है, तिब्बती कल्चर अपने यहाँ कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर का रीजन ले ले लो ऐसा। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का ले लो, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल है। तो अब एक्चुअली एक तो लद्दाख बहुत बड़ा सेंटर है और अरुणाचल और सिक्किम बहुत बड़े सेंटर है, तो मेनली बेसिकली यही है। इसके बाद मुद्दा आता है हिमाचल का। तो हिमाचल में क्या हुआ कि जो तिब्बती माइग्रेंट थे वो आकर के हिमाचल में बैठ गए, तो इसलिए तिब्बत ये हिमाचल इसका बहुत बड़ा सेंटर है। उत्तराखंड के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है बहुत सारे, क्योंकि ये उत्तराखंड में भी है तो इसलिए अपन इसे कंसीडर करते हैं कि देयर इज पॉसिबल कि उत्तराखंड में भी है। क्योंकि तिब्बती जो माइग्रेंट है वो केवल हिमाचल में नहीं गया, वो उत्तराखंड के वेस्टर्न पार्ट में भी इधर भी है थोड़े। ठीक है, तो ये थंका के बारे में। इसके बाद दो तीन और बची हैं, उन्हें और देख लेते हैं, जिसमें एक है पिछवाई। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि मंदिरों के पीछे जो अपने चिपकाने के काम में आ रहे हैं, तो वैसे ही काम है। ये है राजस्थान है, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है नाथद्वारा। कभी जैसे राजस्थान का इस टाइप का डायग्राम आता है, ये एमपी इधर आ जाता है, तो यहाँ इस टाइप के रीजन पड़ता है नाथवा नाथद्वारा। तो पहले समझो ये पिछवाई है क्या? पिछवाई मतलब पीछे। जैसे मैंने बोला कि मान के चलो यहाँ पर एक जगन्नाथ जी की स्थापना की अपने, यहाँ पर एक बेस बनाया है जिसपे हमारे जो भी आराध्य भगवान है उनको हमने स्थापित कर दिया। तो इसके आराध करने के बाद मंदिर की पीछे की जो दीवार है वो तो खाली बची रहेगी, उस पे क्या करें पीछे की दीवार पे? तो उन्होंने बोला कि पीछे भी एक काम करा जाए कि पीछे हम एक कपड़े का एक पूरा पूरा पैंट डाल देंगे, जिसमें जैसे ये है बोला यहाँ पर हमारे आराध्य देव रख जाएंगे और बकायदे में यहाँ पर उनकी स्टोरी नरेट हो जाएंगे, किसी और भगवान की भी नरेट हो जाएंगी। तो इस टाइप से हम एक पूरा पूरा एक बैनर चिपका देंगे। ये पीछे चिपकाया जाता था आराध्य देव के, इसलिए से हम बोलते हैं पिछवाई। ठीक है, तो आज के टाइम पे ये जो बेसिक बनती है वो है कसमें नाथद्वारा रीजन में। अब नाथद्वारा कहाँ है? राजस्थान में। मथुरा कहाँ है? इसके बगल में। क्योंकि मथुरा का कल्चर बहुत डोमिनेंट है इस पूरे पूरे रीजन में, तो कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर गाय है, कृष्ण है, वो जगन्नाथ है, ये पिक्चर बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे यहाँ पर ये है तो गाय वगैरह बहुत दिख रही है आपको, तो इसके पीछे बेसिक रीजन यही है। अब क्योंकि इसको मार्केटाइज करने की कोशिश की जा रही है जिससे इसको इकोनॉमी से जोड़ कर, क्योंकि देखो हमारी जितनी भी फोक आर्ट है वो हमेशा सोसाइटी कल्चर से जुड़ी थी। तो मॉडर्नाइजेशन ने सबसे ज्यादा कल्चर को ड्राइव किया, तो लोगों ने छोड़ दी क्योंकि बोला ये फालतू की चीजें हैं, कौन टाइम बर्बाद करे। तो अब हम उन्हें इकोनॉमी से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे दो बेनिफिट हैं, जो आर्टिस्ट है उन्हें जॉब एम्प्लॉयमेंट मिले, उन चीजों को मार्केट मिले और वो चीजें बची रहे, जैसे किया जा रहा है कपड़ों पे करके। तो ये कहीं ना कहीं उस आर्ट को बचाने की कोशिश की जा रही है। पिछवाई के बाद
ऐसी आता है राजस्थान में, वो है फड़ पेंटिंग। ये भी राजस्थान की है, ये भी स्क्रॉल पेंटिंग है। फड़ का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम थिंग। ये क्या करते हैं, एक बड़ा सा कपड़ा लेते हैं, कपड़े को बोला जाता है फड़। ठीक है। इस फड़ पे क्या किया जाता है, जो स्टोरी है वो एक ट्रीटेड क्लॉथ क्लॉथ होता है, मोटा कपड़ा होता है थोड़ा। इसमें ही स्टोरी नरेट की जाती है, पूरी की पूरी स्टोरी जो है, एक के बाद एक के बाद एक पूरी स्टोरी नरेट की जाती है। ये अलग स्टोरी है, ये घोड़े की अलग स्टोरी है, यहाँ स्नैक वगैरह है, ये तीसरी स्टोरी अलग है, यहाँ स्टोरी की अलग चल रही है, ये स्टोरियाँ अलग चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है ना? तो इस टाइप से फड़ में एक पूरी की पूरी स्टोरी चलेगी। देखो, ज्यादातर अपनी पेंटिंग के जो बॉर्डर लाइन है वो डबल बॉर्डर है। ठीक है। हम ज्यादातर में करते हैं तो वो कोई होता नहीं। तो मेन मुद्दा है फड़ पेंटिंग किस रीजन की है, तो ये अपनी राजस्थान रीजन की। इसमें लोकल डायपी खासकर देवनारायण जो है, और पाबू जी के नाम से है, देवनारायण मेनली है। तो इनकी जो लोकल गॉड है स्क्रॉल पेंटिंग है उनकी बनाती है। तो जैसे मैंने फड़ बोला, ये 15 से 30 फीट लॉन्ग होती है, पीस ऑफ क्लॉथ फड़ फड़ उसको बनाती है, तो ये अपनी फड़ पेंटिंग हो गई। आगे हम देखते हैं फड़ के में, जैसे कि है कि फड़ लोकला किसका एक रूप है, तो मधुबनी, कालीघाट, पुरुलिया या भीलवाड़ा। अब आपको पता है भीलवाड़ा राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये भीलवाड़ा राजस्थान का एक्चुअली यूजीसी नेट का था, नहीं ध्यान रखने नहीं देना है, बस इतना याद कर लो अपने लिए। खासकर यूपीएससी कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम कभी नहीं पूछता है, वो जनरली या तो स्टेट पूछ लेगा। यूपीएससी एक्चुअल में स्टेट भी नहीं पूछता है, क्योंकि कोई भी पेंटिंग जो होती है वो किसी स्पेसिफिक स्टेट से लिंक नहीं होती है। मधुबनी ठीक है, मधुबन बिहार से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मधुबनी एमपी में नहीं की जाएगी, क्योंकि मधुबनी रीजन के लोग जहाँ जहाँ गए उन्होंने वो पेंटिंग वहाँ वहाँ करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मधुबनी से 20,000 लोग अगर एमपी में ग्वालियर में बैठ रखे हैं, तो वो लोग यहाँ करेंगे। जब वो दिल्ली में जाके बैठ रखे हैं तो मधुबनी द्वारा वो दिल्ली में भी की जाती है, वहाँ के भी जो मेट्रो के पिलर है उन पे भी कर देते हैं। तो ये वगैरह रीजन है कि यूपीएससी कभी डायरेक्ट स्टेट नहीं बोलती है, वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दे देती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, इस टाइप से काम चला लेते हैं। जबकि ये जो 5-6 एग्जाम है यूजीसी नेट के साथ अपनी प्रॉब्लम है, इनकी खुद की आंसर दो दो आंसर निकल आते हैं इनके। तो इनको एक क्वेश्चन ही बस बेसिक समझना है और ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। फड़ पेंटिंग के बाद अपना एक लगभग लास्ट ही है, वो है चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग क्यों है, क्योंकि देखो इसे क्यों फेमस है, क्योंकि तेलंगाना जब स्टेट बना तब ये फेमस हो गई। क्योंकि जैसे मैंने बोला, पहले जो मुस्लिम रूल की वजह से इन चीजों को थोड़ा ड्राइव किया, तो अब वो चीजें थोड़ा बूस्ट अप हो रही हैं, अब सरफेस हो रही हैं वो लोग। तो ये छेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग वहाँ की जो बालादीर कम्युनिटी बोला है उसकी है, बट वो लोकली है। आपको बस तेलंगाना याद रखो कि छेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग है, वो तेलंगाना रीजन की है। थीम क्या होगी, ऑब्वियसली रिलीजियस होगी, स्क्रॉल पेंटिंग है, नरेट करेंगे। पेंटिंग मटेरियल क्या होगा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये कि ये रेड कलर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। रिमेनिंग थिंग आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो चीजें चल रही हैं वो वही रहेंगी। ठीक है, पेंटिंग मटेरियल क्या होगा, थीम क्या होगी, कैरेक्टर में ज्यादा कुछ देखना है नहीं, यहाँ पर बस रीजन से काम चल जाता है अपना। इसके साथ गुजरात की, एमपी गुजरात वाले रीजन, खासकर गुजरात की एक पिथौरा है, और एक बागु एक पेंटिंग और है राजस्थान की। दो पेंटिंग बची हुई है, तो बस अपन को इसे लास्ट देख लेते हैं। सेकंड लास्ट है पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है वो बहुत लंबी चौड़ी है। हमारे यहाँ जो खासकर एमपी या राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें मतलब जो होता है पिथौरा का मतलब बड़ा सा चादर सा। तो ये खासकर जो गुजरात का जंक्शन है, गुजरात एमपी के जो बॉर्डर है, यहाँ पर एक ट्राइब है भील, दूसरा है रथवा। ये रथवा जो ट्राइब है वो है कहाँ की, गुजरात की। और दूसरी है भील, क्योंकि ये जो एमपी है, इसके एमपी जो है और ये गुजरात है, तो भील ट्राइब जो है वो इस रीजन में है, जिसमें एमपी में है, राजस्थान में और गुजरात में। और इससे ही लगा हुआ जो ट्राइब है वो है ये रथवा। तो ये जो पेंटिंग है वो बेसिकली बोला जाए तो ये रथवाओं में ही है, बट ये है कि एक कम्युनिटी के दूसरे में थोड़ा बहुत चला जाता, थोड़ा बहुत बिलो मिलेगा, लेकिन बेसिकली जो अगर बोला जाए तो ये रथवाओं में ही जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं पिथौरा पेंटिंग। तो रथवाओं में है, एक इस रीजन में है रथवा, गुजरात रीजन में। थीम क्या है, इनके बेसिक रिचुअल्स है। अभी इसमें क्या है,
यानी कि देवी देवता भी मिल सकते हैं, और जो सोशल गैदरिंग है, सोशल जो है नॉर्मल सी पिक्चर उसे दिखा देते हैं। इस प्रकार से हम वॉल पे दर कलरिंग करते हैं घर पर बैठ करके, क्योंकि ये करते कहाँ है, ये इनका घर है। घर की जो अंदर की दीवार है, कमरे की जो अंदर की दीवार है, उनको कलर किया जाता है। मतलब दूसरे के बाहर क्यों, दूसरों को क्यों दिखाना, अपने घर को ही अंदर से सुंदर बनाओ। तो ये है रथवा। रथवा करता है कौन सा, पिथौरा पेंटिंग। ये पिथौरा पेंटिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इसके साथ अगली पेंटिंग जो अपनी आ जाती है पिथौरा पे, क्वेश्चन है यहाँ पर कि पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है। तो यहाँ पर है रठवा। भील भी है, लेकिन जब रठवा आपको दे रखा था, बेसिकली अपन को रठवा ही लेके चलना है। लेकिन जैसा मैंने बोला, यूजीसी के नेट के आंसर पे अपन को लेना देना नहीं है, यहाँ इसके आंसर दोनों ही है। यहाँ पर लिखा भी है, गुजरात राज्य में निवास करने वाले रथवा और भील, ठीक, जो मतलब पिथौरा चित्रकला प्रचलित है। तो दोनों में ही है, और दोनों ही आंसर है। ये यूजीसी नेट कई बार आंसर जो है, उसने यूजीसी नेट का भी एक्चुअली आंसर इसका ये था। हमें उसके आंसर से नहीं देखना है, क्योंकि यूजीसी नेट के अक्सर क्वेश्चन उनके थोड़े गलत हो जाते हैं, और वो कोई ईमानदार नहीं होता। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है, जो पिछले साल की न्यूज थी, वो थी बागरू हैंड ब्लॉक पेंटिंग। ये देखो, ब्लॉक पेंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है इसे समझते हैं। हैंड प्रिंटिंग में अपन कपड़े पे हाथ से कोई कलाकारी करते हैं। ये क्या करते हैं, एक लकड़ी का ब्लॉक लेते हैं, उस पर पूरी पूरी पेंटिंग करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, फिर उसमें कलर डुबाया, और उसे कलर में डुबा के सीधा एक के बाद एक करके इस टाइप से रखते चले गए, और कपड़े को रख लेते हैं। तो इसे बोलते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ये बागरू जो है वो है राजस्थान का। तो जो कलर करने वाली कम्युनिटी है, उसको एक्चुअली वेस्टर्न इंडिया में बोला जाता है छिप्पी कम्युनिटी, या जैसे कुछ लोग उसे बोलते हैं रंगरेजा कम्युनिटी। रंगरेजा, रंगरेजा मतलब जो कलर का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, या उन्हें बोलते हैं छिप्पी कम्युनिटी। तो यहाँ पर भी छिप्पा कम्युनिटी ही टर्म यूज किया गया उनके लिए। तो जो समय छिप्पी कम्युनिटी थी, कहाँ की, राजस्थान की, इन्होंने एक्चुअली ये तीतनवाड़ा म्यूजियम है, बागरू है वो जगह, भागरू में तीतनवाड़ा के नाम से एक म्यूजियम था, उसका उद्घाटन किया था स्मृति ईरानी ने। तो क्योंकि भागरू में किया जाता है, और ये भागरू में जो बेसिक काम किया जाता है टेक्सटाइल पे, वो है ब्लॉक प्रिंटिंग का। तो इसलिए यहाँ पर भागरू की ब्लॉक पेंटिंग के नाम से ये पिछले साल काफी न्यूज में थी। तो इसलिए पिछले साल कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो चलो पढ़ लो, कोई भरोसा नहीं होता है। ये भी वही सेम है, बस कलर के लिए ब्लॉक पेंटिंग लिया है, लेकिन कलर वगैरह सब कुछ नेचुरल कलर ही होंगे, नेचुरल से ही ड्राइव करेंगे। वो बात अलग है कि आज के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन के इम्पैक्ट से लोग गलत काम करने लगे, लेकिन बेसिक कलर कहाँ से होंगे, नेचुरल होंगे। जैसे ये जो तुम्हें कलर दिख रहा है, जो कलर है, ये किससे है, जो चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट, पान में वो लगाते हैं ना कत्था, तो ये कत्थे का कलर, हम कत्थे से कलर यूज कर लेते हैं। इसके अलावा अब अपन जो पुराने जो पहले पढ़ चुके थे, उसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। यहाँ सभी क्वेश्चन नहीं, देखो यूपीएससी कभी प्योर क्वेश्चन नहीं पूछते, वो कई बार 2-3 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार पूरी आर्ट एंड कल्चर के मिक्स होते हैं, कई बार आर्ट एंड कल्चर के साथ हिस्ट्री के भी पार्ट मिक्स होते हैं, क्योंकि वो पेपर एक कमांड लेवल पे बनता है। तो यहाँ पर अपन केवल उसी पार्ट को देखेंगे जो अपने इस चैप्टर से रिलेटेड है, पेंटिंग से रिलेटेड। पहले जैसे पूछा गया था, 13 में क्वेश्चन आया था कि अजंता केव है, लेपाक्षी केव है, सांची स्तूप है। यहाँ पर बोला किस में है, जिसे हम म्यूरल पेंटिंग के नाम से, म्यूरल आल्सो नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग, ऐसी कौन सी जगह है जो म्यूरल पेंटिंग के लिए भी फेमस है। तो देखो, मैंने अजंता एलोरा केव बताया था, लेपाक्षी टेम्पल बताया था, जिसकी लेपाक्षी टेम्पल की केव पे जो उसका सैनिक था, उसने वो पेंटिंग करवा डाली थी। तो ये पेंटिंग तो हम पढ़ चुके हैं। अब लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि सांची स्तूप तो मैंने नहीं पढ़ा, सांची स्तूप तो हो सकता है मैंने नहीं पढ़ा। जो थोड़े दिमाग लगा जाते, ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, बोलते हैं कि भाई हो सकता है हमने सांची स्तूप को नहीं पढ़ा, शॉर्ट में पढ़ दिया, तो ये नहीं होगा, तो ये भी हो सकता है। तो इस टाइप से वो लगा के आ जाते हैं, और लेकिन ये आंसर इसका गलत है। देखो, सांची स्तूप बुद्धिस्ट स्तूप है, बोला अजंता बुद्धिस्ट की है, तो ये भी उसी का है, तो हो सकता है। देखो, सांची स्तूप है क्या, बेसिक समझ लो। ये क्या है, एक डोम हो गया, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बन गई। अब ये बाउंड्री है, डोम है, इस पे पेंटिंग का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये पूरे पूरे यहाँ पर जो बनी है, वो स्कल्पचर बने हैं, पेंटिंग का कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जब है ही नहीं, तो फिर सांची स्तूप नहीं होगा। जब सीधा तीसरा काट दो, अपना आंसर बी आ गया, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर है विच वन ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा है जो सही से मैच है। अब देखो यहाँ पर देख लो, एक है यहाँ अजंता पेंटिंग, तो अजंता एलोरा पेंटिंग जो है वो किस टाइम की है। अजंता की पेंटिंग है वो लगभग फिफ्थ सिक्स सेंचुरी के आसपास की है, फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ सेवन सेंचुरी तक की है। कौन? अजंता। मुगल तो बहुत बाद में आए, तो ये वाला तो मैच नहीं है। दूसरा पहाड़ी पेंटिंग कहाँ है? ऊपर हिमालय वाले रीजन की। मराठा कहाँ? साउथ में है, तो मराठा वाले भी नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें दो तो काम होगा, ये तो दोनों गलत है। मतलब आंसर तुम्हारा जो आएगा वो या तो हड़प्पन से आएगा या कुषाण से आएगा। अब इसको अपन बाद में देखेंगे, जब कुछ ये अपन जब स्कल्पचर पढ़ेंगे या ग्रे या पॉटरी पढ़ेंगे तब इन चीजों को आगे देख लेंगे। बट बेसिक पार्ट क्या था यहाँ बताने का, क्वेश्चन बताना आपका पर्पज नहीं था मेरा। मेरा पर्पज था कि कैसे ये चीजें आ रही हैं, कैसे जुड़ रही हैं, उनको यहाँ करेंगे। ठीक है, अब देख लिए जाए अपने जो मेंस का क्वेश्चन है बेसिकली, तो पिछले 3 साल की है, लेकिन क्योंकि इससे पहले की भी क्वेश्चन है, बट मेन पर्पज ये है कि ये चैप्टर की थीम कहाँ कहाँ ऐड हो रही है, वहां पर अपन को देखना है। एक बार अगर आप बेसिक थीम समझ गए तो फिर ये अपने लिए आसान जाता है कि इसको मीन्स इस चैप्टर में जो भी अपने फुडर पढ़ा है उसे कैसे यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल पहला था, कैन द स्टडी ऑफ रीजनल रिसोर्सेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। देखो मैन्युफैक्चरिंग करनी है किससे? रीजनल लेवल पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, मींस लोकल रिसोर्सेज है, उनके बेस पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। पर्पज क्या है? प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब देखो आपके पास ऐसा क्या है, इसकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग है। बट यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग का पर्पज है वो अपन को क्या देखना है कि देखो अपने पास रिसोर्सेस क्या है, जो अपने पास कल्चरल रिसोर्सेस है। देखो बकाया के जो रिसोर्सेस हैं वो आपके पास भी है, अफगानिस्तान के पास भी है, अफ्रीकन के पास भी है और यूरोप के पास भी है। लेकिन आपके पास जो कल्चरल रिसोर्सेस है वो उनके पास नहीं है। यूरोप ने और जो चाइना ने जो अपना कल्चरल रिसोर्सेस लगभग ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया, जबकि आपका नहीं हुआ। उन्होंने अपना बर्बाद कैसे किया? उन्होंने सबको एक सा कराया, मतलब एक सी बिल्डिंग, सब कुछ यूनिफिकेशन किया। जो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आप देखते हो कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, सबके सब प्रोडक्ट एक से होते हैं। ये जो यूनिकनेस है ये पहले 1700-1800 जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 1700-1800 सेंचुरी के आसपास, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का बाय प्रोडक्ट है यूनिकनेस। वो हर चीज को एक साथ बनाने की कोशिश करते रहे। ये जैसे अपने यहाँ की सोसाइटी है, बहुत सारे कास्ट और उसमें क्रीड में डिवाइडेड है, इसको इकट्ठा करना, ये जो बल्कनेस करना, ये भी उन्होंने पहले अपने यहाँ की। अब वो अपने यहाँ क्या कर रहे हैं? अब वो अपने यहाँ वेरिएशन डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया पिछले 300-150 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कि जब उन्हें जो मोनो जैसी एक जैसी कंडीशन की उसके इशू हैं, तो वो अपने यहाँ तो वो यूनिकनेस बढ़ा रहा है, लेकिन अपने यहाँ जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करने के करके उसे यूनिकनेस को प्रमोट कर रहा है। मतलब हमसे बोल रहा है कि ये जो कुछ भी है वो यूनिकनेस ही है, जबकि अपने यहाँ वो डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है। तो वो छोड़ो, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा अपने यहाँ ये है कि जो अपने जो रीजनल रिसोर्सेस हैं उसको कैसे यूज किया जाए। तो अपने पास रिसोर्सेस क्या है? अपने पास हैं कल्चरल रिसोर्सेस। और ये कल्चरल रिसोर्सेस जो है, जैसे कि सपोज एग्जांपल पेंटिंग है, पेंटिंग को हम किस पे यूज करते हैं? मीन्स भले ही दीवार पे किसी पे भी बनाते होंगे, लेकिन आज के टाइम पे हमें दीवार या उस पे बनाने की जरूरत नहीं है। आज हम इसकी पेंटिंग को कहाँ यूज करेंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट ड्राइव हो रहा है पेंटिंग की हो, मीन्स कॉटन वगैरह के, हाँ, तो उसमें हम इन्हें यूज कर सकते हैं। आपकी लैपटॉप है, लैपटॉप के बैकग्राउंड में थीम होती है, ठीक है, बैकग्राउंड थीम है। तो जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट या दुनिया भर की ये थीम जैसे अलग अलग यूज करे, आप उसे कल्चरल थीम को यूज कर सकते हो। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडियम में वॉल में जो दुनिया भर के पोस्टर आते हैं, जैसे वेस्ट में क्या होता है कि जो दीवार होती है वो दीवार सिंपल नहीं होती, उस पर एक वो पोस्टर चिपका दिया जाता है। तो उस टाइप का अपनी थीम जो है उन्हें यूज किया जा सकता है। तो इस टाइप से अपन, और सबसे बड़ी बात अपनी जो पेंटिंग है वो लोकल रिसोर्सेज बेस्ड है, तो इस टाइप से आप इकोनॉमिक बूस्ट अप दे सकते हो पेंटिंग के थ्रू। पेंटिंग एक पार्ट है, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे इसमें अदर जो एंगल है वो जुड़ते जाएंगे। दूसरा, व्हाट मेक द इंडियन सोसाइटी यूनिक।
इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर। देखो कल्चर के जैसे मैंने बोला ये क्वेश्चंस के बहुत सारे एंगल हैं। हम अभी एक चैप्टर खत्म किया है तो अपन उसमें केवल पेंटिंग वाला एंगल लेके आ रहे हैं। सोसाइटी को सस्टेनेबल बनाया, उसके कल्चर को सस्टेनेबल बनाया, ऐसा क्या है इसकी सोसाइटी की यूनिकनेस? तो पहले हमारी जो यूनिकनेस है वो है कि हमारा जो कल्चर है उसके जो कंपोनेंट है वो लोकल रिसोर्सेज बेस्ड है। अगर हमारी पेंटिंग है, स्पेशली फोक पेंटिंग, क्लासिकल नहीं, वो तो कुछ ही लोगों के हाथ पर है, मेनली तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोक पेंटिंग्स हैं। तो जो फोक पेंटिंग्स हैं भले वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में रही हो लेकिन वो जिससे बनती है वो वहाँ के लोकल जो अवेलेबल रिसोर्स है उन पर बेस्ड है, ना कि उन्हें कोई कलर या चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो लोकल पे ही बेस्ड है। दूसरा, उनको ड्राइव करना बनाना बहुत आसान है, उनके लिए उन्हें कोई स्पेसिफिक कोई स्किल या इस टाइप के वो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वजह है कि हमारी जो कल्चर है, मतलब एक पेंटिंग ले लिया और भी बहुत सारे आएंगे, डांस ड्रामा ये दुनिया भर की चीजें आएंगी। इन सबकी पहली यूनिक चीज है कि ये लोकल रिसोर्सेज बेस्ड है। दूसरा, इनके लिए किसी कल्चर ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी भी चीजें चलेगी। तीसरा ये मुद्दा रहा, इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। देखो आपके पास अगर एक ही टाइप की बुक हो, अगर वो घटिया है सही है, आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 15 टाइप की बुक्स हों, एक ही सब्जेक्ट पर 15 टाइप की बुक्स हो और सबकी अपनी अपनी वे हो राइट करने की, बुक लिखने की, तो आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर एक काम कर सकते हो कि इनमें से कोई 15 में से पसंद हो उसे ले सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो इनमें से जिसमें से जो कंटेंट अच्छा दिया उन सबको इकट्ठा करके अपना एक नया कंटेंट बना सकते हो। मीन्स तुम्हारे पास जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा चॉइस, और फिर एक अलग भी बनाया जा सकता है सबसे अपना अच्छा अच्छा लेकर के एक नया। तो ये वजह बोल सकते हो कि अपने यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमें किसी दूसरे से जरूरत नहीं पड़ी, अपने यहाँ में चॉइस मिल जाने की वजह से वो आपस में सस्टेन हो जाते हैं। तीसरा, हमारी पॉपुलेशन भी बोल सकते हो कि हमारे जब तक हम मॉडर्नाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन से अफेक्टेड नहीं हुए, तो हमारी जो सोसाइटी थी वो पॉपुलेशन जो है वो बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं हुई, तो वो आपस में ही क्लोज नीट रही और वो एक दूसरे को ये कल्चरल चीजों को प्रमोट करती रही। उसने इंडस्ट्री मतलब वो खाली बैठी रही तो उसके पास टाइम रहा तो कल्चर को बूस्ट अप किया उसने। अब इसके बाद है सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ मूवमेंट। बोला हमारे जो इंडियन हेरिटेज है, जो हमारी हेरिटेज है उसको हमें सुरक्षित करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यही हेरिटेज है जो हमारे यहाँ आज की समस्याएं क्या है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों को पैसा आएगा तो अदर चीजें। तो एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है वो है ये अपना हेरिटेज। हमने कभी अपने हेरिटेज को उससे पहले मीन्स 70 तक, 90 70 80 तक लगाओ, 80 तक ये जो 90 80 तक है इसको हमने बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी। कल्चर हमने मार्केट इन चीजों को बहुत ज्यादा दी। अब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, सब बहुत बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो ये आर्ट हेरिटेज है। क्यों? क्योंकि ये गांव लेवल तक बन सकता है। तो ये प्रोटेक्ट क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। दूसरा ये है कि ये आपका हेरिटेज जो है वो आपका कल्चर शो करता है, आपकी पूरी पूरी सोशल वैल्यूज को शो करता है। ये लोगों को एजुकेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर ये लॉस हो गया तो फिर आप कैसे सरवाइव करोगे? आपकी सिविलाइजेशन ही ब्रेक हो गई। तो ये भी वजह है कि हमें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सिविलाइजेशन ब्रेक करने का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि आप अपने जब आपके जो फादर है आप उन्हें अपने मम्मी पापा जो भी बोलते हो, आपका एक रिलेशन है सोसाइटी का। आप उन्हें ऐसा नहीं कि वेस्टर्न की तरफ चले गए कि 18 साल के हो गए और इसके बाद आपने बोल दिया कि क्या लेना देना, भाड़ में जाओ, तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप की चीजें नहीं होती है। तो ये कल्चरल है जो लिंकेज शो करता है। इसके बाद है व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड द कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको ग्लोबलाइजेशन ने कैसे अफेक्ट किया, इसको कैसे देखेंगे। पहले हमारी डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब ग्लोबलाइजेशन ने कैसे अफेक्ट किया, एक तो हमने उनकी जो कोई भी पिक्चर वगैरह है, तो मैंने बोला जो आर्टिस्ट है उनकी नंबर कम होने लगे। मैं पेंटिंग का एस्पेक्ट पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ।
दूसरा कलर जो थे वो नेचुरल कलर को अब हमने क्या किया, अबे क्या खाली पीली की नेचुरल कलर है, तो हमने अपने नेचुरल कलर को की क्वालिटी को घटिया मान करके हमने बाहर से कलर खरीदना शुरू किया। तो इस टाइप से हम जो नेटिव बेस्ड जो थे, लोकल रिसोर्सेज बेस्ड थे, उसे हम अब इम्पोर्ट बेस्ड बना लिया हमने। तीसरा मुद्दा, जब पेंटिंग करने वाले कम बचे, पेंट का कोई मार्केट नहीं दिया, तो इस टाइप से वो जो था पेंटिंग जो था या आर्ट जो था वो खत्म होने लगा। इसके साथ साथ अब क्या होने लगा, हमारी पेंटिंग को वेस्टर्न या चाइनीज कंपनियों ने कॉपी किया और वो उसके कलर मशीन से जो प्रिंटिंग करके आ रहा है उससे मार्केट में सस्ते प्रोडक्ट ड्राइव कर रहा है। देखो, नेचुरल कलर स्किन कैंसर नहीं करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज केमिकल सिंथेसाइज जो केमिकल है वो करते हैं, लेकिन लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जो है वो सस्ता पड़ रहा है। बस सस्ते में अगर जहर भी मिले तो ये खाने को तैयार हो जाते हैं। तो वही थिंक है कि इन्हें जब बाहर से मिल रहा है तो ग्लोबलाइजेशन ने सीधा सीधा कल्चर को मतलब एक टाइप से बहुत बड़ा लॉस पहुंचा दिया। मैं जस्ट पेंटिंग की बात की जाए, अदर चीजें धीरे धीरे इसमें जुड़ती जाएंगी। अब अगर हमारे मुद्दा है कि हम इसको कैसे प्रमोट करें, जैसे अपना पहला क्वेश्चन था तो प्रमोट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये पिछवाई है उसकी जो पेंटिंग आर्टिफैक्ट है उन्हें मंदिरों से बाहर निकाल के जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें यूज करना शुरू किया जाए, तो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिल्कुल एक बूस्ट अप मिल जाएगा पूरा, चाहे वो लोकल हो या नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। ये ये है वर्ली वालों का भी है, ठीक है। और दूसरा जो उड़ीसा वालों की उस उड़ीसा वालों की जो पेंटिंग थी, ट्राइबल पेंटिंग जो एक और बताई थी वर्ली के साथ ही, ये उसकी है एक्चुअल में। तो उसको इस टाइप से हमने लेना शुरू कर दिया। मधुबनी वालों ने, देखो मधुबनी को खुद ही फेमस नहीं थी, जबकि मधुबनी का रीजन की खुद ही पेंटिंग लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि हम भाई एक टाइप से रेलवे स्टेशन को पेंट कर दें। अगर इसी टाइप के पेंटिंग की जो रेलवे स्टेशन है, अगर इस मधुबनी रीजन के पूरी पूरी जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है सभी इसी टाइप के पेंटेड हो जाए, तो ये रीजन बिल्कुल अलग ही दिखने लगेगा। तो इससे टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है, कल्चरल टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है। तो इस टाइप का कहना है कि हम लोकल रिसोर्स को कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, वो चीजों से लिंक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में अदर चीजें बहुत सारे एंगल हैं, उसमें अपन पेंटिंग को भी डाल देंगे, डांस ड्रामा को भी डाल देंगे, थिएटर को डाल देंगे, ये म्यूजिक वगैरह, ये चीजें धीरे धीरे चलती रहेंगी। ओके, तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर जो है पेंटिंग का वो खत्म हो जाता है।